हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू एट द प्लेटफॉर्म ऑफ मंडेरियन एकेडमी। और जो हम करंट अफेयर की मैगज़ीन को कवर कर रहे थे उसी का ये थर्ड सेशन है। हम कंटिन्यूसली बने हुए हैं और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो आप बने हुए हैं इसके साथ बने रहे कंटिन्यूसली। अपनी प्रिपरेशन को आपको एज देना है तो आपको मैगज़ीन को कवर करने के लिए इससे बेटर तरीका नहीं है कि इफ़ेक्टिवली आप 1 घंटा यहाँ पे अपना समय देते हैं, उसी 1 घंटे में आपका रिवीजन भी हो रहा है। और अभी हमारे पास 1 महीना है तो लगभग मान के चलिए 15 दिन के बाद अपनी मैगज़ीन ख़त्म भी हो जाती है, तो आप लास्ट में 1 या 2 दिन में उसका रिवीजन भी कर लेंगे तो वो आपको और एडवांटेज दे देगा। ओके, तो इसके साथ अपन कंटिन्यू करते हैं। एक रिमाइंडर, जो जिन लोगों ने अभी भी स्टिल जो अभी इसको प्रोक्योर नहीं कर पाए हैं या फिर जिनको अवेलेबल नहीं हुई है, तो प्लीज़ उसका ऑनलाइन जो लिंक दे रखा है वहाँ से इसको अपना ऑर्डर को प्लेस कर लें और इसको ले लें। ओके, तो ये तीसरी क्लास है। अगर कोई नए भी जुड़े हुए हैं तो एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पीछे वाली क्लासेस को देखने के बाद इसमें आएँ ताकि जो कंटिन्यूटी हमारी बनी हुई है आप उसको समझ पाएंगे। यहाँ से हम जंप करते हैं हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर ऑलरेडी हमारी 2 क्लासेस हो गई थी और आई होप कि आज हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का जो मेन टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है, वहाँ से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आईआर का जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो हम यहाँ खत्म कर देंगे। स्टिल कुछ बचेगा तो उन चीज़ों को हम लास्ट के अंदर ऐड ऑन कर लेंगे। तो जैसे हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था, बिम्स्टेक और सार्क वगैरह चीज़ें देख ली थी, ब्रिक्स वगैरह देखा था, तो आज हमारा जो मेन, मैंने कल भी बताया था, इंडिया और यूएसए का रिलेशंस हमारे सिलेबस के अंदर डायरेक्टली मेंशन है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यूएसए की हेजेमनी है, उसका रेजिस्टेंस है, इसके बाद इंटरनेशनल इकोनॉमी है, विश्व की मुख्य संस्थाएं हैं, भारत के रिश्ते कैसे हैं, ये डायरेक्टली हमारे आईआर के सिलेबस में मेंशन है। और जो बड़ी बड़ी ग्रुपिंग्स है जैसे G20 है, इन सब के अंदर यूनाइटेड नेशंस है, इन सब के अंदर इसकी भूमिका किसकी, यूएसए की। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हिस्ट्री की यहाँ हम चर्चा नहीं करेंगे कि हमारा इतिहास कैसा रहा है, बताने को मैं बीच में कोई बात अगर आएगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। इंपॉर्टेंट इसलिए कि यदि किसी ने नहीं देखा है तो हमारी जो आईआर की प्लेलिस्ट के अंदर आईआर की 9 या 10 क्लासेस हो रखी है, उसकी प्लेलिस्ट में जाके इंडिया और यूएसए का रिलेशंस देख लें। ये टोटली हमारे आरएस के एग्ज़ाम के हिसाब से ओरिएंटेड है। कौन सी वो प्लेलिस्ट आईआर की, तो वहाँ जाएंगे तो आपके बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद क्या है कि आपको ये चीज़ें भी क्लियर होगी। अब इंडिया और यूएसए ये हमेशा से करंट में बना हुआ है। कोई मेजर अगर क्वेश्चन आता है तो हमारी जानकारी के आधार पर उसको आप कर सकें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ सबसे पहले ये देखिए, आज हमारी इंडिया और यूएसए की जो पार्टनरशिप है वो कैसी है, उसको हम क्या नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो आज यही कहा, दोनों ही एक स्ट्रेटजिक पार्टनर है। स्ट्रेटजिक पार्टनर की धीरे 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 हम दोनों के जो रिश्ते हैं ना वो काफ़ी ऊपर बढ़ चुके हैं। और आज एक तरह से हम जो हमारी पार्टनरशिप को नाम देते हैं स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। कौन सी? स्ट्रेटजिक। एग्जाम में अगर आता है तो आपको ये लिखना है। ओके, अब उसके बाद देखिए, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। एक विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक राष्ट्र और एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। ठीक है। दूसरा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जोड़ती हैं। सबसे पहले यदि आप देखें, आखिर इंडिया को यूएस की ज़रूरत है और यूएस को इंडिया की क्यों ज़रूरत है, हमें वो पहले समझना होगा। सबसे पहले आप ये देखो, आखिर यूएसए को भारत क्यों चाहिए। यूएसए को भारत इसलिए चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा मैप में कुछ चीज़ें दिखा दूँ। जैसा कि एक रिक्वेस्ट थी कि सर मैप को अलग कलर से थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, पता चलेगा। देखिए, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, ये हमारा हिमालय है। हम जानते हैं हमारे नेबर में कौन है, चाइना। और जैसा कि कल हमारी क्लास के अंदर हमने एक बात की थी कि जो ये रीजन है ये वाला, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ये है साउथ एशिया। और यहाँ पे आपका कौन सा है, मिडल ईस्ट, मध्य एशिया। और इसके नीचे आपका अफ्रीका है और इस तरफ आपकी एशियन कंट्रीज़ है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, राइट। ये साउथ ईस्ट है। अब आप देखिए, ये जो पूरा ओशन है वो भारत के नाम पर ही है, जिसको हम बोलते हैं इंडियन ओशन। और यही इंडियन ओशन कहाँ कनेक्ट होता है, आपके पैसिफिक ओशन से। अब रीज़न क्या है, आप जानते हैं कि यूएसए ने कोल्ड वॉर के बाद से अपनी संपूर्ण ताकत इस चीज़ में लगा दी कि कोई भी दूसरा राष्ट्र एक मेजर शक्ति के रूप में ना उभरे। और इसको करने में वो सक्षम भी हुआ और उसने रशिया को एक मेजर शक्ति नहीं बनने दिया। ये हम सब जानते हैं। रशिया आज भी यूएसए की बराबरी नहीं कर सकता है और रशिया को उसके टूटने में कहीं ना कहीं यूएसए की भी भागीदारी थी, जो 1991 के अंदर सोवियत संघ टूटा था। अब आप देखिए, उसको चैलेंज कौन कर रहा है आज वर्तमान में,
क्योंकि यूएसए का जो गोल होता है वो गोल होता है संपूर्ण विश्व के लिए। भारत अपने रीजन के लिए सोच सकता है, भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए सोच सकता है, लेकिन भारत की सोच ऐसी नहीं है कि हम संपूर्ण विश्व पे राज करें। ये कुछ मौलिक प्रिंसिपल होते हैं किसी राष्ट्र के, तो भारत के ऐसे प्रिंसिपल है। अब चाइना एक मेजर पावर बन के उभर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और चाइना इसके लिए अपने रिश्ते किससे सुधार रहा है? रशिया से सुधार रहा है, ईरान से सुधार रहा है, और ऐसे सभी राष्ट्रों से वो अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है जिन राष्ट्रों से यूएसए का रिलेशन दूर है, और वो यूएसए को हर जगह डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है। अब इस पावर को टैकल करने के लिए एशिया के अंदर एक मेजर शक्ति चाहिए। किसको चाहिए? वो चाहिए यूएसए को। इसीलिए भारत एक इम्पॉर्टेंट अलाई है किसका? यूएसए का। अब क्यों है? पहली बात तो इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है। तो क्या होता है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र होती है, वहाँ की गवर्नमेंट का सिस्टम फिक्स होता है, और जब गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार से अलग अलग गवर्नमेंट भी आती है, तब भी जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के हाउस हैं, वहाँ पर जो ये हमारे लेजिस्लेचर बैठते हैं, उनके विचार उसी प्रकार से रहते हैं। जैसे यदि आपके अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन बन जाए, या अमेरिका का प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे, या फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, लेकिन जो अमेरिका के सीनेट और कांग्रेस के जो हाउस हैं, जो वहाँ पे जो संसदीय प्रणाली है, उस प्रणाली में भारत के लिए जो कल मत था वही आज है, और भविष्य में ऐसी रहने की उम्मीद है। और इसी प्रकार से भारत की भी जो हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, वहाँ विचार इसी प्रकार से होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, सरकार कोई भी हो। ये कुछ प्रिंसिपल हो गए। इसलिए लोकतांत्रिक थोड़ा जो कंट्रीज होती है, वहाँ पर सहयोग की आशा ज़्यादा होती है, नंबर एक बात। दूसरा, आप जानते हैं कि बहुत सारी अमेरिकन कंट्रीज है वो भारत में भी काम कर रही है, और बहुत सारी भारतीय कंपनियां भी अमेरिका में व्यापार कर रही है। तो ये जो एक व्यापार है, इस व्यापार का भी एक दूसरे की आवश्यकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, रिसेंट जो आंकड़े आए थे, इस आंकड़ों में करीब करीब 128 यूएस डॉलर का हमारा दोनों राष्ट्रों का एक साल का आपस का व्यापार था, और इस व्यापार में करीब करीब 18 से 19 यूएस डॉलर का सरप्लस हमारा था। यानी कि हम यूएसए से जितना आयात लेते हैं, उससे अधिक करीब करीब 20 अमेरिकी बिलियन डॉलर के आसपास क्या था, हमारा उनको निर्यात ज़्यादा था। यानी कि हमारा जो ट्रेड है दोनों राष्ट्रों का आपस में, वो सरप्लस है। तो भारत के लिए तो ये हमेशा फेवरेबल ही है, क्योंकि एक तरफ चाइना के साथ तो आपका बड़ा मतलब कि मतलब उसका जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आप चाइना से माल ज़्यादा इंपोर्ट करते हो, जबकि आपका एक्सपोर्ट बहुत कम है, और ये अंतर बढ़ता जा रहा है। तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती, जबकि यूएसए के साथ अलग है। तीसरी बात, सबसे ज़्यादा R&D रिसर्च और इनोवेशन के अंदर खर्चा कौन करता है? अमेरिका करता है। डिफेंस के अंदर हो, चाहे नई टेक्नोलॉजी में हो। तो भारत को जो लेटेस्ट और नई टेक्नोलॉजी जो हम हमारे यहाँ पे नहीं बना पा रहे हैं, वो कहाँ से मिल रही है? अमेरिका से मिल रही है। चाहे वो उनके वायुयान हो, चाहे वो उनकी कोई दूसरी टेक्नोलॉजी हो, चाहे हथियार हो, चाहे आर्म्स हो। उसके बाद हमें हमारी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो यूरेनियम की आवश्यकता होती है, उसकी मांग को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका ही एक ऐसा राष्ट्र है जो भारत के हित में काम करता है। क्लियर है? उसके बाद समय के साथ धीरे धीरे एक समय था जब हम रशिया के पार्टनर थे, उस वक्त हमें एक भी हथियार अमेरिका की तरफ से नहीं मिलता था। परंतु आज वक्त बदला है। आज अमेरिका से भी हथियार भारत में आ रहे हैं, वहाँ से एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम में कई बार पूछे तो आप कोड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हथियारों की बात भी यहाँ कर लेते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास पहले जो मालवाहक हवाई जहाज़ था वो IL-78 था, 76 था, ये सब रशिया से आए थे। परंतु आज अभी हमारे पास हरक्यूलिस जैसे एयरक्राफ्ट हैं, जिसको हम C-130J भी कहते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमने C-17 जिसको ग्लोब मास्टर कहते हैं, ये मालवाहक जहाज़ है, भारत का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज़ है। इसके अलावा आप जानते हैं C-17 के अलावा पोसाइडन करके जो हमारी P-78 आई, ये पोसाइडन एक तरह से ये ओशन के अंदर सर्वे करने के लिए काम आता है, उसके अंदर रडार भी होता है। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से ली। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम कई प्रकार के ड्रोन्स हैं वो उनसे परचेज़ कर रहे हैं। अभी हमने देखा एयरक्राफ्ट के लिए भी उनसे बातचीत चल रही थी। उसके बाद जो हमारी प्राइवेट कंपनीज़ होती है, वो अमेरिका की 2 बड़ी कंपनी हैं, एक बोइंग है और एक लॉकहीड मार्टिन है। इन कंपनियों से हमारे यहाँ पर एयरक्राफ्ट, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे प्राइवेट जितने भी उड़ते हैं, वो वहाँ से आते हैं। तो हमारा बड़ा असर है। और इसके बाद एक बहुत बड़ा डायस्पोरा, यानी कि जो लोग बाग वहाँ रहते हैं, और अमेरिका भी बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं,
उनका भी एक रिलेशन समझ में आता है, क्योंकि उनका प्रेशर बनता है वहाँ पर भी, क्योंकि वो भी एक वहाँ पर एक तरह से आप ये देखिए कि एक वहाँ के लोगों का उनके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है, उस अमेरिकन सिटीजनशिप के कारण एक पॉलिटिकल प्रेशर बनता है। तो हमारे दोनों राष्ट्रों के जो लोग बाग वहाँ रहते हैं ये भी हमें एक दूसरे से बनाए रखते हैं। तो हमारे एक तो आर्थिक हित हो गए, एक हमारे जो सामाजिक हित भी हो गए, क्योंकि वहाँ भी वो हमारी डायस्पोरा रहता है, अमेरिका के बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर रहते हैं, व्यापार करते हैं, बहुत सारी कंपनीज है जो अच्छा यहाँ काम कर रही है। और इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम दोनों राष्ट्र एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ऐसा देखने को मिला है, जैसे G20 के अंदर देखिए, या फिर G7 के अंदर भी भारत को इन्वाइट किया गया था, और यूनाइटेड नेशन के अंदर है। तो बहुत सारी जगह अमेरिका का सहयोग हमें मिलता है और हम अमेरिका को सहयोग करते हैं। अमेरिका के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, एशिया के अंदर आज की तारीख में जो एक राइजिंग पावर है, बहुत बड़ी पावर है, वो कौन है? इंडिया। और अमेरिका की कंपनियों को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? मार्केट। और वो मार्केट कहाँ मिलेगा उनको? इंडिया में। तो ये कुछ रीजंस है जिस कारण से उनको इंडिया चाहिए, मतलब इंडिया के साथ उनके अच्छे रिलेशन चाहिए। इसीलिए जो हमारी आज की दोनों की पार्टनरशिप है वो किस लेवल की है? स्ट्रेटेजिक। ये हमारा आपस में रिश्ता है। अभी आप जानते हैं रिसेंटली हमने बहुत सारे और भी चीज़ें, जैसे आपको पता है रिसेंट एक एग्ज़ाम में जो सवाल आ सकता है वो आ सकता है ICET को लेकर के, इनिशिएटिव इन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। यानी कि क्या किया हमने, भारत और अमेरिका, इन दोनों राष्ट्रों ने, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का भी रोल था, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोवाल थे उनका भी रोल था, एक लंबा मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन गया था। ये रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस ICT इनिशिएटिव को हम दोनों राष्ट्रों ने साइन किया, और ये साइन होने के बाद भारत और USA दोनों राष्ट्र मिलकर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करेंगे। हम हालांकि अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हमको इससे एडवांटेज मिलेगा। और कैसे एडवांटेज मिलेगा? इसमें होगा क्या, जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे आपकी रोबोटिक्स है, मशीन लर्निंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, ये जितनी टेक्नोलॉजी है, और इन टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी आपके जो हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो दवाइयाँ बनाने में काम आते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च में दोनों कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प करेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को भी लगना लगा, कहीं ना कहीं हमें रिसर्च के अंदर भारत को साथ लेना होगा, हमें जो टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफ़र भी करना होगा। इस कारण से ICT का जो इनिशिएटिव है बहुत क्रिटिकल है। इसको आपको अगर रिश्ते आते हैं, कुछ भी आता है, तो वहाँ कोट करना है, एडवांटेज मिलेगा आपको। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि आर्टेमिस अकॉर्ड दोनों राष्ट्रों के बीच में साइन किया गया। और ये जो आर्टेमिस अकॉर्ड था, इसके अंदर कौन सी, हमारी भारत की स्पेस एजेंसी, हमारे तो इसरो है, और अमेरिका की नासा है, ये दोनों एक्टिवली इसके अंदर, भारत ने अभी रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें देश शामिल हैं। परंतु चीज़ क्या है, आप ये देखिए आर्टेमिस करने वाला क्या है। आर्टेमिस एक ऐसा प्रोग्राम है, नासा के द्वारा स्टार्ट किया गया, बाकी राष्ट्रों का इसमें सहयोग है, जिसके तहत ये क्या करने वाले हैं कि जो हमारा आउटर स्पेस है, यानी कि जो हमारा अंतरिक्ष है, उस अंतरिक्ष का किस प्रकार से शांतिप्रिय या सिविल यूज़ हो सके, उसके लिए एक्सप्लोरेशन हो रहा है, आप समझिए। तो उस एक्सप्लोरेशन में भारत भी शामिल हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरा आप जानते हैं जो निसार, नासा, इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसके अंदर जो हमने सर्वे वगैरह के लिए जो हमारा निसार जो सैटेलाइट वगैरह हमने बनाए हैं, इसके अंदर भी दोनों एजेंसीज यो करी। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट मैंने बताई है। इसके अलावा हमने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए, जिसके अंदर कॉमकासा है, GCMO है, बेका है। और ये एग्रीमेंट है ना, इसीलिए बना है कि धीरे 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 हमारा जो रिश्ता है वो काफ़ी हाई लेवल पर ऊपर बढ़ गया। 1971 में हालात ये थे कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए एक अपनी जो 7th फ्लीट है, कमांड नेवी की फ्लीट भेजी थी। और आज हालात ये हैं कि वो भारत को ही हथियार दे रहा है। तो चीज़ें समझ रहे, दोनों राष्ट्रों को एक तरह की अपनी आवश्यकता है। अब हम यहाँ क्या कवर कर रहे हैं वो आप देख लेते हैं। 1 सेकेंड। साउथ एशिया, चाइना, इंडिया, USA। तो अब ये तो मैंने आपको चीज़ें बता दी।
अब आप समझ गए होंगे, मोटी मोटी चीज़ें आपके सामने आ गई। दोनों के लिए एक दूसरे की आवश्यकताएं क्या है, ऐसा कौन सा कोऑपरेशन कर रहे हैं। आपको कोऑपरेशन इंटरनेशनल लेवल का, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का दिखाना है। आपको कोऑपरेशन डिफेंस का दिखाना है, क्योंकि हमने डिफेंस या हथियारों की बात करी। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन में दिखाना है। उसके बाद जो ये एग्रीमेंट हुए वो हमें दिखाने। इसके बाद स्पेस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप दिखा सकते हैं कि नासा के जैसे हमारा निसार रडार है, उसके अंदर आर्टिमिस अकॉर्ड है। उसके बाद टेक्नोलॉजी में हम ICT की बात करी। तो ये बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसको हम दिखा सकते हैं। आप समझ गए। इकोनॉमिक रिलेशन दिखाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है दोनों के साथ। तो ये रिश्ते दिखाते हैं कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ क्यों आवश्यकता है। क्लियर हो गई। अब हुआ क्या है, एक यहाँ पे हमने क्रक्स देने का प्रयास किया है कि एक 2+2 डायलॉग होता है। 2+2, ये 2+2 डायलॉग का मतलब क्या होता है कि किसी भी राष्ट्र के रक्षा मंत्री और उसी राष्ट्र के विदेश मंत्री, ये दोनों ही राष्ट्रों के 2 मंत्री आ जाते हैं ना। मिनिस्ट्रियल डायलॉग इसलिए बोला गया कि 2+2 डायलॉग में 2 राष्ट्रों के दोनों रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, इनके बीच की मीटिंग होती है। अब फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर काफ़ी हाई पोर्टफोलियो होते हैं किसी भी राष्ट्र में, तो जब इनकी मीटिंग्स, इस लेवल की मीटिंग होने लगी है आजकल भारत और अमेरिका के साथ में। हालांकि ये कुछ दूसरे राष्ट्रों के साथ भी हुई है, परंतु अमेरिका के साथ इसको हमको काफ़ी बेनिफिट हुआ है। और रिसेंटली आपको बता दूं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सेकंड टाइम जब गए थे कहाँ पे, USA में G20 से पहले, तो उस वक्त उन्होंने अमेरिका की जो संसद है उसको एड्रेस किया था। तो ये अचीवमेंट बहुत रेयरली ही लोगों को मिलता है। तो ये दिखाता है कि भारत का कद किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय लेवल में बढ़ा है। क्योंकि इससे पहले अगर आप जो हमारे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे थे नेल्सन मंडेला, तो उस वक्त उन उच्च स्तर के लीडरों को ऐसे मौके मिले जो अभी वर्तमान में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिला है। तो ये दिखाता है, ये इंडिविजुअल उनकी एक पावर नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र की शक्ति को दिखाता है। ये आपको समझना होगा। ठीक है। तो ये तो हमने रिलेशनशिप का लेवल देख लिया कि हम आजकल डिफेंस के अंदर काफ़ी अच्छा कॉपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। मेजर डिफेंस पार्टनर है हमारा, हमने आपको हथियार किस प्रकार से दे रहा बता दिया। ठीक है। इसके अलावा हमने क्या लिखा है, ट्रेड के बारे में लिखा है। ट्रेड के बारे में हमने बात कर ली। जिन मैं आपको हथियारों की बात कर रहा था, उन हथियारों में आप ये भी ऐड कर लें कि MQ-9B ये एक ड्रोन है। उसके बाद AGM-114 ये एक मिसाइल है। हालांकि इस मिसाइल का तो पूछने की संभावना नहीं है, लेकिन MQ-9B ये इंपॉर्टेंट है। नेवी और एयरफोर्स दोनों को ये करीब करीब ये 31 ड्रोन्स मिलेंगे। तो वो जो डील अभी रिसेंटली हुई थी, ये आप जरूर याद रखें। ठीक है। कहीं ऐसा हो कि पिछली बार आई थिंक वो पूछा गया था कि थार्ड क्या है। अब आप सोचो, पूछते हो ना अमेरिका क्यों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 2 मार्कर सवाल आया था कि व्हाट इज थार्ड, बस ऐसा ही लिखा था। अब थार्ड क्या है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। ये है क्या, ये अमेरिका का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो है। और हमने कौन सा खरीदा था, S-400 को ना पूछ के ये पूछा गया। क्यों पूछा गया, क्योंकि उस वक्त उम्मीद ये थी या तो अमेरिका का थार्ड या हो सकता है कि इजराइल का आयरन डोम, इस प्रकार की जो मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है वो लिया जाएगा। लेकिन भारत ने क्या परचेज़ किया, रशिया से परचेज़ किया, और सैंक्शन भी नहीं लिखा है। ये दिखाता है कि अमेरिका भारत को बहुत तवज्जो देता है, इसीलिए हमने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, फिर भी उन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए। और ये हमारी डिप्लोमेटिक शक्ति भी दिखाती है कि हम किस प्रकार अमेरिका को कन्विंस करने में भी सक्सेसफुल हुए। और इसके साथ आप ये सोचिए कि हमारी जो संस्थाएं हैं, UPSC है, RPSC है, ये संस्थाएं सवाल किसे पूछ रही है, थार्ड पे, क्योंकि उनको पता है कि रशिया एक पार्टनर है, परंतु अमेरिका को इग्नोर नहीं कर सकते। क्या आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हो। इसीलिए उसने डिफेंस सिस्टम किसका पूछा, थार्ड का। वो S-400 भी तो पूछ सकता था। तो आप इस प्रकार से अमेरिका के रिलेशन को कभी भी लाइट में ना ले। वहाँ छोटी भी चीज़ आपके एग्जाम में आपको मार्क्स दिला सकती है। ओके। और क्रिटिकल, देखिए इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, मैं आपको ICET के बारे में बता चुका हूँ, ये बहुत रिसेंट डेवलपमेंट है। ओके। आर्टेमिस अकॉर्ड है, इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया। इसमें बहुत सारे राष्ट्र हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कितने राष्ट्र हैं, पर मुद्दा क्या है कि आर्टेमिस अकॉर्ड में भारत ने इसको साइन किया है और भारत इसका एक मेंबर बना है। और हमारी तरफ से इसकी जो इसरो एजेंसी है वो आर्टेमिस अकॉर्ड क्या काम करेगा, इसके बारे में हमने बात कर ली, वो आपको पता होना चाहिए। देखो, मैं ये आप बोल रहे थे ना कि सर हिंदी में पढ़ाओ, इंग्लिश में पढ़ाओ, चीज़ हम बात तो हिंदी में ही कर रहे हैं, और आर्टेमिस अकॉर्ड को आर्टेमिस अकॉर्ड ही बोलोगे। ICET को आप हिंदी में क्या नाम याद करोगे, आपको ऐसे ही लिखना है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर है ना वो भी इसी नाम को जानता है। इस जितने लोग अखबार पढ़ते हैं ना, अखबार में यही नाम आया है। मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, मैं कोई किसी लैंग्वेज के खिलाफ नहीं हूँ, पर मेरा ये कहने का मतलब है, चीज़ें जितनी अच्छी माइंड में आपके बैठेगी, आपको उतना अच्छा एडवांटेज एग्जाम में 100% मिलेगा। कुछ एग्रीमेंट के मैंने बताया था, डिफेंस के एग्रीमेंट हमने साइन किए थे, जिनको फाउंडेशनल एग्रीमेंट नाम दिया गया, जैसे कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग, चलो ठीक है जो भी है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एक एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद कॉमकासा, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट,
फिर इसके अलावा बैका, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, फिर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हो गया और डिफेंस एक्सीलेंस हो गया। लेकिन क्या है, ये आपका लिमोआ है, ठीक है, ये आपका कॉमकासा है, ठीक है। फिर आपका एक JCOMA है, जनरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हमने किया था, और एक बैका हो गया ये लास्ट में आपके। इनके नाम भी लिख के होगे, अच्छी बात है। और कम से कम अगर कोई इनमें से कोई नाम आ जाता है, हालांकि इनको करे किए हुए 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गए हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कौम का सा पूछा जा चुका है एग्जाम में सवाल, तो कहीं गलती से दोबारा कोई पूछ लिया जाए तो आप उसके लिए रेडी होना चाहिए। और यदि कहीं 10 नंबर में कोई सवाल आता है तो आपको ये मेंशन करके आने हैं कि कई फाउंडेशनल एग्रीमेंट अमेरिका और भारत के साथ साइन किए गए हैं, जो ये दिखाता है कि किस प्रकार से हमारे आपस के रिश्ते स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल तक पहुंचे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे LEMOA, कॉमकासा, JCOMA और बेका, ये आप इतना भी लिख के आ जाओगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगला समझ जाएगा, क्योंकि हमारे वहाँ पे 100 वर्ड्स ही हमारे पास हैं। तो ये चीज़ें आपको इस प्रकार से समझनी है। डन। ये इन्होंने बायलैटरल ट्रेड दिखाया है। और यस, मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जब हम बात कर रहे थे अमेरिका और भारत की एक दूसरे की आवश्यकता क्या है, तो आप ये एक तो वहाँ से बहुत सारा पैसा भारत आता है रेमिटेंस के तौर पे। अमेरिकन कंपनीज़ को भारत में जो व्यापार बढ़ रहा है, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो उन यहाँ से पैसा निकल करके अमेरिकन कंपनीज़ के पास जाता है। दूसरा, हमारे यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अमेरिका से आता है। तो ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है, इस कारण से ही एक दूसरे को और आवश्यकता है। ये इकोनॉमिक एंगल का एक पॉइंट हो गया। और यहाँ पे यही इन्होंने, ये तो आपका कहाँ गया, यूनाइटेड स्टेट्स, यही उन्होंने दिखाया है कि हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, और टोटल उन्होंने कितना ट्रेड है। और ये ट्रेड बैलेंस यानी कि ग्रीन है। इसका मतलब मैंने आपको 20 से 18-19 के आसपास का डाटा बताया था, US बिलियन डॉलर, यहाँ 24 से 25 है। आप समझ गए? तो यानी कि ये और बढ़ गया होगा। 2023 और 24 का आंकड़े हैं, तो बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े हैं, समझ गए आप? तो ये चीज़ें दिखाती है कि किस प्रकार से भारत में FDI का निवेश भी बढ़ा है, और इसके साथ USA के साथ जो हमारा व्यापार है उसमें भी हमारा ट्रेड सरप्लस है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए? यही चीज़ें हमारे दोनों रिश्तों को एक साथ जोड़ती है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मेंशन नहीं की, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है जो हम दोनों के रिश्तों में थोड़ी सी खटास डालता है, ठीक है? कहीं ऐसा क्रिटिकली इवैल्यूएशन अगर सवाल आ जाता है, कैसा क्रिटिकली इवैल्यूएशन, क्या आप इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करें? तो पॉजिटिव चीज़ तो मैंने बहुत सारी बात कर ली, लेकिन आप ये देखो कि नकारात्मकता क्या है। नंबर एक बात, कई बार हमने देखा है कि अमेरिका भारत में जो मानवतावाद है, ह्यूमैनिटेरियन, जो मानवतावाद के लिए सवाल उठते हैं, कई बार हमने ये देखा है कि अमेरिका हमारे खिलाफ खड़ा होता है। फॉर एग्जांपल, आप जानते हैं कि रिसेंटली देखा गया कि कनाडा के अंदर एक खालिस्तानी आतंकवादी की डेथ हो गई वहाँ पे, और कनाडा की जो गवर्नमेंट है और वहाँ की जो एजेंसीज है, उन्होंने ये भारत की जो हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी एजेंसी है रॉ, उसके ऊपर आरोप लगाया कि रॉ के द्वारा ऐसा किया गया, और कनाडा के अंदर जो ये खालिस्तानी आतंकवादी था उसको ही मार दिया गया। ऐसे आरोप कनाडा की गवर्नमेंट ने लगाए, बहुत बड़ी सीरियस एलिगेशन थे हमारे। भारत की सरकार ने इसको पूर्ण रूप से खारिज कर दिया। और बड़ी बात यह है कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो इल्ज़ाम था कनाडा की तरफ से भारत के ऊपर लगा, क्योंकि कनाडा के अंदर जो जस्टिन ट्रूडो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उनको बहुत सारा जो उनका वोट बैंक है वो कौन है, वो खालिस्तानी है। तो इसलिए क्या है कि वो खालिस्तानियों के खिलाफ नहीं बोलते। तो अब जस्टिन ट्रूडो का जो उनकी पार्टी ने जो ये आरोप लगाया, क्योंकि उनकी पार्टी गवर्नमेंट में, उन्होंने कहा कि ये जो खालिस्तानी मिस्टर निजर थे, उनकी जो डेथ की, इसकी डेथ के पीछे भारत की रॉ है वो जिम्मेदार है। अब वहाँ उन्होंने तो पॉलिटिकली मोटिवेट होकर आरोप लगा दिया, भारत ने उसको खारिज भी कर दिया। और उसके बाद देखा किस प्रकार से जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर ये काफ़ी मुद्दा गरमाया था, जिसके अंदर देखा गया कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर की इंसल्ट भी करते हुए दिखाई गई कि वो मैच्योर नहीं है। ये चीज़ें, मुद्दा यह है कि इस मुद्दे पर अमेरिका भी कूद पड़ा, और अमेरिका ने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं इंक्वायरी करने की जरूरत है। यानी कि अमेरिका ने वहाँ किसका साथ नहीं दिया, भारत का साथ नहीं दिया, और जबकि हमारे रिलेशन किस टाइप की, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। तो कई बार ये चीज़ें अमेरिका के साथ देखी गई है कि वो मानवतावाद के मुद्दे पर, वो डेमोक्रेसी के मुद्दे पर, वो जुडिशरी के मुद्दे पर, इन मुद्दों पर कई बार भारत के साथ खड़ा नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात हमने ये देखा। दूसरा, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी जो विदेश नीति है, वो विदेश नीति इंडिपेंडेंट है कि मतलब जब हम एक राष्ट्र से बात करते हैं तो दूसरे राष्ट्र को हम सेपरेट रखते हैं। इसको डी-हाइफनेशन की पॉलिसी भी कहते हैं। यानी कि यदि हम अमेरिका से बात कर रहे हैं तो रशिया का रिलेशन उस वक्त उसके साथ नहीं होगा। अमेरिका ऐसा नहीं सोचता। अमेरिका ये सोचता है कि भारत यदि हमसे रिश्ते अच्छे रख रहा है तो बाकी जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों से भी उसके रिश्ते उन्हीं राष्ट्रों से अच्छे होने चाहिए जिनके रिश्ते USA से अच्छे हैं। तो ये हमारी थोड़ी सी पॉलिसी अलग है, आप समझ गए। जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान का
अफगानिस्तान पे जब अटैक किया था, किसने किया था? यूएसए ने। भारत ने समर्थन नहीं किया। आप समझ गए, भारत ने इसके लिए समर्थन नहीं दिया था। अब आगे देखो, इसके बाद मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आप इसके अलावा ये देखो कि हमारे आज भी डिफेंस के बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं वो रशिया से आते हैं, और हम रशिया के खिलाफ कई बार जाते भी नहीं हैं। ये देखने में आया है, न्यूज़ के ऊपर एलिगेशन भी लगे। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब से कई बार मीडिया के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया ग्रुप के द्वारा भी सवाल पूछे गए कि ये देखने में आया कि भारत हमेशा समर्थन किसका करता है? भारत समर्थन करता है रशिया का, और रशिया के खिलाफ नहीं बोलता है। और आप रशिया से तेल भी आयात करते हो सस्ता। इस प्रकार से आप क्या कर रहे हो कि रशिया को यूक्रेन के युद्ध के अंदर सपोर्ट करो। उन्होंने इन सब के बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, और ये हमारी एक मैच्योर फॉरेन पॉलिसी दिखाती है। तो ये कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को लेकर के अमेरिका कई बार गलत स्टेटमेंट देता है, कॉपरेशन नहीं दिखाता। तीसरा, भारत किसका हिस्सा है? क्वाड का, और अमेरिका चाहता है क्वाड एक तरह से मिलिट्री रूप ले ले, लेकिन भारत कहता है कि समस्या आपकी है। किससे? चीन से। मेरी इतनी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि यस, भारत और चीन के बीच में बॉर्डर पे कई बार विवाद हुए, परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो युद्ध था लास्ट 1962 में हुआ, उसके बाद तो हमें कोई युद्ध देखने को नहीं मिला। इवन आप ये मान के चलो करीब करीब 30 40 सालों के समय के अंदर भारत और चीन की बॉर्डर के ऊपर एक एक बुलेट भी फायर नहीं हुई। तो ये चीज़ ये दिखाती है कि भारत और चीन के रिश्ते इतने खराब नहीं हैं। ये रिश्ते खराब हो रहे हैं किसकी वजह से? अमेरिका की वजह से। इसीलिए भारत एक्टिवली क्वाड में पार्ट नहीं करता। जब कहते हैं कि क्वाड एक मिलिट्री ग्रुप है, तो भारत कहता है सॉरी नहीं, हम चाहते हैं कि जो पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, वहाँ शांति बनी रहे, व्यापार है वो शांति से चले, और यहाँ पे बिल्कुल जो ये हमारा विश्व का समुद्र है वो सबके लिए फ्री होना चाहिए। भारत ऐसी मांग करता है, और भारत कहता है यदि ऐसा कोई सोचता है कि चाइना के खिलाफ है तो ये गलत विचार है। तो भारत के जब स्टेटमेंट ऐसे आते हैं तो ये अमेरिका को चिंता करता है, क्योंकि अमेरिका कहता है कि आप हमारे साथ एक्टिवली चीन के खिलाफ खड़े हो, क्योंकि भारत जानता है अमेरिका वहाँ पे इतना शक्तिशाली होगा, लेकिन वो जब चीन के साथ युद्ध होगा तो शायद भारत के साथ आके खड़ा ना हो। तो इसलिए भारत को अपनी जो नीति है उसको हमेशा अपने हिसाब से ही चलाता है। आप समझिए, और ये बात चाइना भी जानता है। इसीलिए आप देखिए, कभी भी डोकलाम के अंदर विवाद हुआ और हमारा यहाँ पे गलवान वैली के अंदर विवाद हुआ, तो धीरे धीरे आपस में बायलैटरल रिलेशन से ही हमने बात करी। हमने किसी तीसरे आदमी को बातचीत के बीच में आने की बात नहीं। उसके बाद देखो, भारत किसका मेंबर है? एससीओ का। भारत किसका सदस्य है? ब्रिक्स का। ये जो ग्रुपिंग्स है, इन ग्रुपिंग्स में बड़ी शक्ति कौन है? चीन है। बड़ी शक्ति कौन है? रशिया है। और यहाँ पर हम भारत भी जुड़ा हुआ है। तो ये दिखाता है कि हम इनके साथ एक्टिवली जुड़े हुए हैं, और ये अमेरिका को पसंद नहीं है। अब आप देखो, आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली ईरान की एंट्री भी हो चुकी है। अब ईरान की एंट्री हो गई, और ईरान किसका एडवर्सरी है? ईरान जो एडवर्सरी है किसका? ये अमेरिका का एडवर्सरी। तो ईरान के भारत के साथ अच्छे रिश्ते, जैसे कि आप जानते हैं अभी चाबार पोर्ट की डील हुई थी, 10 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ। जो चाबार पोर्ट की डील हुई है वो किसके साथ हुई? ईरान की। और ईरान से बिल्कुल नहीं बनती किसकी? यूएसए की। इस कारण से अमेरिका ये सोचता है कि इन चीज़ों में भारत को, और जो हमारे अमेरिका के एडवर्सरी हैं, जो अमेरिका के दुश्मन हैं, उन देशों के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो वैसे नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब दूसरा, इकोनॉमिक जो हमारे टर्म्स हैं, तो ये एडवर्सरीज के साथ की जो बातें हुई वो हमने देख ली। मैंने आपको ये बताई, ये क्रिटिकल इश्यू हैं भारत और अमेरिका के आपस के रिश्तों के बीच में। ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, डेमोक्रेसी को लेकर के भी जब हमारे लोकतंत्र के ऊपर भी कोई आवाज़ उठती है ना कि भाई ये आपके इसमें ईवीएम में कोई इशू है, जैसे अभी रिसेंटली एक मैं आपको जैसे बात बताना चाहता हूँ कि हमारी इलेक्शन का प्रोसेस हो गया, या फिर आपका लोकतंत्र के ऊपर कोई लोगों के मतलब उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कोई अगर जजमेंट आता है, गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप ले जाता है, तो इन सब चीज़ों के खिलाफ यूएसए से स्टेटमेंट आते हैं। रिसेंटली जो हमारे जो टेस्ला के ओनर हैं और जो आपके ट्विटर के भी ओनर हैं अभी, तो एलन मस्क ने स्टेटमेंट दिया कि ईवीएम है उसको हैक किया जा सकता है। बात ये नहीं है कि इसको हैक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, बात ये कि जो उन्होंने ये जिस संदर्भ में बोला वो भारत के संदर्भ में बोला, और वो एक वहाँ की बहुत बड़ी कंपनी, अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी के ओनर हैं, और उनका विश्व के अंदर काफ़ी ज़्यादा उनका प्रभाव है। तो ये चीज़ आपको दिखाती है कि इतनी आसानी से हमारे यहाँ पर भी, जैसे मुकेश अंबानी जी हैं, अनिल अंबानी हैं, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, परंतु इनके स्टेटमेंट इतनी आसानी से आपको नहीं देखने को मिलते। तो अमेरिका की तरफ से कई बार जो हमारे रिश्तों में नेगेटिविटी है ना, उसका प्रभाव आप ऐसे भी एग्ज़ाम में मेंशन कर सकते हो। आपके पास स्पेस कम होता है, अगर क्रिटिकल इवैल्यूएशन पूछा जाए तो आपको ये चीज़ें लिखनी है। और लास्ट में जो हमारा जो एक इकोनॉमिक प्रभाव दिखाता हूँ, जैसे आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है,
और कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारे एक कुछ मौलिक जिम्मेदारियां बनती है सरकार की कि आप किसानों को एमएसपी प्रदान करोगे, आप उनको कुछ ना कुछ हेल्प करोगे, फाइनेंशियल हेल्प करोगे, फर्टिलाइज़र की सब्सिडी दोगे। तो ये भारत में होता है, ये बड़ी आम चीज़ है और ये हमारी रिक्वायरमेंट भी है। पर अमेरिका को क्या लगता है कि ये जो भारत कर रहा है ना, ये एक विश्व में जो ट्रेड व्यापार होता है उस व्यापार के अंदर बाधाएं क्रिएट कर रहा है। उनका ये मानना है कि ऐसा करके भारत क्या कर रहा है कि जो हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शंस हैं, जो हमारा एग्रीकल्चर का उत्पाद है, उनकी जो लागत की कीमत है उसकी लागत की कीमत को कम करता है, जिससे होगा क्या कि भारत से ये सामान क्या है विदेशों के अंदर एक्सपोर्ट हो सकता है। ठीक है। और उसका ये मानना है कि भारत जो WTO के प्रावधान है उसका मिसयूज़ करता है। ठीक है। इसीलिए आपने कभी कभी GSP करके एक टर्म है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। तो क्या है कि उसके तहत एक्चुअली ऐसा था पहले कि भारत का जो भी एक्सपोर्ट होता था GSP के तहत, वो अगर अमेरिका पहुंचता था, जैसे फार्मा हो गया, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हो गए या ऑटोमेटिव के हमारे कोई पार्ट हो गए, तो इन सब के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगती थी और ये चीज़ें काफ़ी एक्सपोर्ट होती थी। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि अमेरिका और भारत का जो वित्तीय घाटा है बहुत कम है। भारत करीब करीब 20 से 25 US बिलियन डॉलर, इतने डॉलर का क्या है व्यापार, एक सरप्लस मतलब कि हमारा होता है, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। कारण क्या था? यही था, जनरलाइज जो हमारा सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है उसके तहत क्या था कि अमेरिका हमारे व्यापार जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं लगाता था। अब हुआ क्या कि कुछ समय पहले ही 2020 की आई थिंक बात होगी, अमेरिका ने जो हमारा जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है उसको हटा दिया और उसने बोला कि हम भारत से जो भी ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट आ रहे हैं, फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट आ रहे हैं, इनके ऊपर ये हम ड्यूटी जो फ्री कर रहे थे वो नहीं देंगे, हम ड्यूटी लगाएंगे। और उसका ये कहना था कि जब हमारी हार्ली डेविडसन की बाइक इंडिया पहुंचती है तब तो आप उसके ऊपर 600% टैक्स लगाते हो और आपके यहाँ से कोई प्रोडक्ट आता है तो हम टैक्स नहीं लगाते। तो ये एक तरह से आपस में कुछ ये इकोनॉमिक टेंशन है। और अमेरिका तो भारत का जो हमारा आत्मनिर्भर मिशन था, आत्मनिर्भर मिशन जो भारत ने चलाया, उसके अंदर हम प्रयास यही कर रहे हैं कि हमारी डोमेस्टिक जो कंपनियां हैं वो अच्छा काम करें। और अमेरिका बोल रहा है कि ये तो आप क्या कर रहे हो, आप फ्री मार्केट इकोनॉमी से प्रोटेक्शनिस्ट की तरफ जा रहे हो, आप चाहते हो कि अब आपका एक आंतरिक माहौल सुदृढ़ हो जाए। तो ऐसे स्टेटमेंट उनकी तरफ से आए हैं। तो ये कुछ बाधाएं हैं भारत और अमेरिका के रिश्ते में जिनको आपको इसको ध्यान रखना होगा। सुधार क्या है, सुधार आप मतलब वे फॉरवर्ड क्या है वो तो आप कैसे भी बता सकते हो कि हमारे अच्छे रिश्ते हैं, हम दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री है, व्यापार अच्छा बढ़ रहा है, डिप्लोमेटिक रिलेशन होने चाहिए, हमें नए नए आयाम जुड़ने चाहिए। और इसके अलावा हमने बहुत सारी चर्चाएं कर ली, जैसे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, फिर क्वाड, फिर उसके अलावा आपका I2U2, इसको U2I2 भी कह सकते हैं जिसको पश्चिमी क्वाड की नहीं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर अमेरिका की एक्टिव पार्टनरशिप है, जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जिसकी हमने चर्चा की थी G20 के अंदर। तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि किस प्रकार से हमारा जो एक दूसरे के साथ व्यापार और सिस्टम है वो बढ़ रहा है। आप समझ गए? सो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशंस के लिए है क्योंकि वहाँ से कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं और कौन सा प्रश्न आएगा उसके लिए आपको मेंटली इन चीज़ों को सभी को ध्यान में रखना होगा। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ध्यान आपका कहाँ होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। एक्टिवली आपको एक्टिव तरीके से इसमें पार्टिसिपेंट होना पड़ेगा। ठीक है। और ये जब मैं आपसे कभी कहता हूँ कि अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करें या फिर शेयर करें लोगों के साथ या कमेंट करें, तो एक्चुअली क्या होता है उससे हमें फीडबैक मिलता है। ये एक फीडबैक लेने का तरीका है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अगर आपको पसंद नहीं आया तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ आप डिसलाइक करो, आप उसके अंदर नेगेटिव कमेंट लिखो, तभी हमें मालूम चलेगा। ठीक है। हम यहाँ कोशिश करते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को बनाए रखें। ठीक है। तो ये इंडिया US रिलेशन के बारे में जितने एस्पेक्ट थे ना वो हमने कवर कर लिए। इससे बाहर अभी कोई चीज़ ऐसी है नहीं और मैं आपको गारंटी देता हूँ क्वेश्चन इसी में से आएगा। आप कितनी माइन्यूट डिटेल जाके छोटी छोटी चीज़ें पढ़ लें, जब एग्जामिनर के पास इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं तो वो छोटी चीज़ों में क्यों जाएगा। ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है कि हम कई बार ना प्रिपरेशन के इस जो हम रनिंग इस दौर में ना हम कई बार भावनाओं में बह जाते हैं और छोटी दिनों की चीज़ों की तरफ चल पड़ते हैं। ओके। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो आफ्टर दिस हम अपने वापस उसी टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट, इंडिया USA ख़त्म हो चुका है क्लियरली और अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक इंडिया US सिनो इंडिया रिलेशन। सिनो इंडिया रिलेशन भारत और चाइना के रिलेशन के आधार पे कहा जाता है। चाइना को मोस्ट पॉपुलरली सिनो के नाम से जाना जाता है। एंशिएंट टाइम में भी इसको सिनो के नाम से जाना जाता था। इसलिए कई बार आप ये भी देखने को मिलेगा कि इंडिया चाइना की जगह अगर सिनो इंडिया रिलेशन भी आते हैं तो वहाँ आपको चाइना समझना है, उसके बाद अपने आंसर्स को आगे लेके जाना है। सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए
कि इसकी जो बेसिक और स्टैटिक पोर्शन है हम वो वहाँ कर चुके हैं। मैगज़ीन क्या बता रही है? मैगज़ीन यहाँ पे 2-3 इशू क्रिएट कर रही है। आप जानते हैं कि चाइना के साथ हमारी जो एक लंबी बॉर्डर है, और ये जो बॉर्डर है ये ऑलमोस्ट करीब करीब 4000 किलोमीटर है, प्रिसाइसली 4050 किलोमीटर के आसपास है, जिसके अंदर डिस्प्यूटेड टेरिटरी वगैरह छोड़ के लास्ट में कुछ 3488 किलोमीटर हमने यहाँ मेंशन किया है। अदरवाइज ये 4050 किलोमीटर के आसपास की टेरिटरी, जिसके अंदर आपका नॉर्दर्न सेक्टर है, इस वेस्टर्न साइड के अंदर आपको लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र मिलता है, और जो सबसे कम कंट्रोवर्शियल हिस्सा है वो आपको हिमाचल और उत्तराखंड का मिलता है। फिर उसके बाद आपके नेपाल वगैरह आ जाएंगे, फिर सिक्किम, और लास्ट के अंदर अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ तवांग है जिसमें सबसे लेटेस्ट क्लैश 2022 के अंदर हुए थे। ठीक है, 2017 के अंदर डोकलाम में हुआ था, 2020 के अंदर यहाँ गलवान वैली में हुआ, और फिर 2022 के अंदर तवांग के पास जो इंडियन आर्मी ने काफ़ी ब्रेवली एक्शंस लिए थे और वहाँ से चाइनीज सोल्जर को भगा दिया था। तो ये तो कुछ करंट डेवलपमेंट है जो हमारा मेन बॉर्डर का इशू चल रहा है। अब क्या बॉर्डर इशू के सॉल्यूशंस हो सकते हैं और क्यों हमारा बॉर्डर का इशू है, ये भी एक प्रश्न बनता है। इन प्रश्नों को हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इंडिया और चाइना लगभग दोनों आज़ाद एक ही टाइम के आसपास हुए थे। हम ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थे, 1947 में हम आज़ाद हो गए, और उस वक्त भारत एकमात्र ऐसी नॉन सोशलिस्ट कंट्री थी जिसने चाइना को रिकॉग्नाइज़ किया था। मतलब जो सोशलिस्ट कंट्री थी, जो कम्युनिस्ट कंट्री थी, वो तो उसको रिकॉग्नाइज़ कर रही थी उसकी आज़ादी के बाद, लेकिन किसी अदर कंट्री ने नहीं किया। भारत ऐसा राष्ट्र था जिसने सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज़ किया था। और हम ये मानते हैं कि एंशिएंट रिलेशन थे, ये भी एंशिएंट सिविलाइजेशन थी। हमारी फॉरेन पॉलिसी ये मानती थी कि हमारा साथ साथ में डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वो भी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत बुरी थी। तो हम ये मानते थे कि उनके साथ साथ हम दोनों एक साथ राइज कर सकते हैं, पीसफुल राइज दोनों कंट्री का हो सकता है। पर चीज़ें वास्तविकता में बदलती है, ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा होने के पीछे रीज़न था कि हम यहाँ एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ कम्युनिज्म सिस्टम है, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग उस प्रकार से फ़र्क पड़ता है। अब क्या हुआ, जब चाइना राइज होने लगा तो ये इसका जो राइज है वो पीसफुल नहीं था। इस पीसफुल राइज के नहीं होने के कारण कई कंट्रियों के साथ उसके विवाद हुए, उसमें भारत भी एक मुख्य है। और लास्ट 10 सालों में ये देखने को मिला है कि ये जो चाइना का राइज है ये बॉर्डर की तरफ प्रेशर डाल रहा है। और ये चीज़ दिखाती है 2013 के आसपास यहाँ पे चुआर वैली है हमारी, जुमैर वैली में, फिर 2017 के अंदर डोकलाम में, 2020 के अंदर गलवान वैली में, 2022 के अंदर तवांग में। ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं, ये इंसिडेंट को टैकल करने की ज़रूरत है। काफ़ी लंबे समय तक ये बॉर्डर पीसफुल रहा है, लेकिन अब ये इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। अब बॉर्डर का डिस्प्यूट क्या है, आपको ये समझना होगा कि हम इस बॉर्डर डिस्प्यूट को आसानी से हल भी नहीं कर सकते। रीज़न नंबर 1, ये जो बॉर्डर है ना, ये ऐसी बॉर्डर है जिसकी जो नेचुरल टेरेन है वो काफ़ी टफ है। जो इसका भौगोलिक क्षेत्र है वो काफ़ी टफ है, क्योंकि हिमालय के नॉर्थ और साउथ में है दोनों, तो उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। फिर आप जानते हैं कि ऑलरेडी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का हमारा इशू चल रहा है। यहाँ वाला जो क्षेत्र है अक्साई चीन, जिसको भारत कहता है हमारी भाग है, और जबकि चाइना मानता है कि ये एक हमारा हिस्सा है। फिर उसकी 5 फिंगर पॉलिसी है, जिसके बारे में हमने IR की क्लासेस में बात की थी। अब 5 फिंगर पॉलिसी में क्या है, चाइना इस तिब्बत को तो एक हाथ मानता है, जैसे हाथ की हथेली होती है वैसा, और ये कहता है ये मेरी 5 अंगुलियाँ हैं। यानी कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उसके बाद लद्दाख और नेपाल, भूटान, सिक्किम, ये सारा का सारा क्षेत्र है वो हमारा क्षेत्र है, क्योंकि ये तिब्बत का पार्ट था। क्लियर है? ये इश्यूज़ हैं। अब उसके बीच में एक सबसे बड़ा इशू है CPEC को लेकर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आप जानते हैं कि विश्व के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए चाइना का एक रोड है जिसका BRI नाम है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जो बेल्ट नाम दिया है उसने, वो जो ज़मीनी भूभाग के ऊपर वो विस्तार कर रहा है अपने नेटवर्क को, उसको, और रोड नाम दिया है जो समुद्री क्षेत्र के अंदर वो अपने जो सी लेन ऑफ रास्ते हैं उनके ऊपर काम कर रहा है उसको। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसका बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है चाइना का, क्योंकि आप समझिए चाइना के पास इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है कि वो विश्व के काफ़ी राष्ट्रों को निर्यात करने के बाद भी उसके पास क्या है, उसके पास कैपेसिटी ओवर है। तो बोला कैसे उसको यूज़ करूं, तो उसने अलग अलग राष्ट्रों के साथ बोला कि हम आपके साथ BRI पे काम करेंगे, आपके वहाँ पे हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, हमारे इंजीनियर्स जाएंगे। तो हो क्या रहा है, वो उन कंट्री से लोन भी ले रहा है, उनको लोन दे करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसका खुद का मटेरियल कंज्यूम हो रहा है वहाँ पे, उसके जो मटेरियल है वो निर्यात हो रहे हैं, और इसके साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है जिसका कंट्रोल उसके पास है, और दूसरी कंट्री से इसके नाम पे वो पैसे भी उसको दे रहा है, उसका इंटरेस्ट भी ले रहा है। तो ये बड़ी कुछ
बड़ी उसका मेजर गेम प्लान है जिसको हम नियो कोलोनिज्म के अंदर भी लेके आते हैं। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, ये इसके बारे में हमने कई बार चर्चा की, स्टिल हम एक बार और दोबारा चर्चा कर लेते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये जो कॉरिडोर है, यदि आप इंडिया का नक्शा देखें, थोड़ा क्लियरली नहीं बना होगा बट प्लीज़ बियर विथ मी। ओके, यहाँ जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये जो हमारा हिस्सा है, ये अक्साई चीन का हिस्सा है, और ये गिलगिट बाल्टिस्तान है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से हम इसको जानते हैं। अब क्या हो रहा है, ये काराकोरम के पास से ये ऐसे निकल रहा है, और यहाँ पर अरेबियन सी में ग्वादर पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है? ग्वादर। ये पोर्ट किसका है? ये पोर्ट है चाइना का। तो ये जो जिस प्रकार से ये जो सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कहाँ से निकला? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। और ये टेरिटरी है किसकी? भारत की। तो भारत को होता है कि आप मेरी सार्वभौमिकता को छेड़ रहे हैं, आप मेरी ही ज़मीन पे मेरे से बिना परमिशन लिए आप एक इतना बड़ा ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाल रहे हो, तो मैं कैसे इसको एक्सेप्ट कर लूँ? तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट है। इसलिए भारत ना तो BRI का हिस्सा है, और भारत हमेशा से वोकल रहा है, क्रिटिकल रहा है किसका? BRI का। और इसी BRI को चैलेंज करने के लिए भारत कई प्रकार की संस्थाओं का हिस्सा रहा, जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, IMCC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो बहुत सारे हम काम कर रहे हैं ना, इसीलिए कर रहे हैं। इसके अलावा पैसिफिक ओशन के अंदर भी हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किए हैं, वो भी BRI को काउंटर करने के लिए। यूरोप भी इसके लिए प्रयास कर रहा है, अमेरिका प्रयास कर रहा है, भारत भी प्रयास कर रहा है। अब इस कॉरिडोर से हो क्या रहा है? एक तो आप हमारी सार्वभौमिकता को छेड़ रहे हो, दूसरा यहाँ से जो सेंट्रल एशिया की कंट्री है, इन सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ के अंदर प्रभाव किसका जम रहा है? चाइना का, क्योंकि उसको वहाँ से एक डायरेक्ट लिंक मिल गया पाकिस्तान के माध्यम से। और इसके साथ वो इंडियन ओशन या अरेबियन सी में, जो कि भारत का इन्फ्लुएंशियल क्षेत्र है, अरेबियन सी, यहाँ पर आकर ग्वादर पोर्ट के ऊपर बैठ गया। इसलिए चाबार पोर्ट, जो कि ईरान का है और पाकिस्तान से बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए चाबार पोर्ट भारत के लिए बड़ा एसेंशियल था। यहाँ बंदर अल अब्बास पोर्ट भी है, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, और चाबहार पोर्ट के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो ये कारण यही था। अब ये जो ग्वादर पोर्ट ऐड हुआ ना, एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स की थ्योरी है, जिसके अंदर भारत को अलग अलग प्रकार से अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पे पोर्ट को डेवलप करके भारत को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। समझ गया आप? तो उसी के अंदर ग्वादर भी शामिल है। तो ये कुछ कंसर्न है इंडिया के इसको लेकर के। ये बात ही हमने इसके बारे में कर ली। तो CPEC के बारे में आपको समझा दिया, ठीक है। 2015 में ये हुआ था, 3000 किलोमीटर लंबा है। बाकी कहाँ से कहाँ तक आप जानते हैं। चाइना का जिनजियांग प्रोविंस है, जहाँ पे उइगुर मुसलमानों की समस्या भी है, वहाँ से एक ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट करता है। और मेनली ये कहाँ आता है? इंडियन ओशन में। और भारत के विरोध कर रहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो गिलगिट बाल्टिस्तान प्रोविंस है, उसके अंदर से ये निकलता है। अब भारत की कंसर्न मैंने बता दिया, सोवरेनिटी मतलब हमारी सार्वभौमिकता का खतरा। दूसरा, इससे यूरेशियन आउटरीच, चाइना वहाँ से क्या है, सेंट्रल एशियन की कंट्रीज़ है, उनके उसकी पहुँच बन रही। ग्वादर पोर्ट से स्ट्रिंग ऑफ पल्स की थ्योरी को एक मजबूत पक्ष मिलता है। ये चीज़ें दिखाती है कि भारत के लिए कुछ कंसर्न। अब BRI को रोकने के लिए भारत ने क्या किया? मैंने ऑलरेडी 2-3 कॉरिडोर आपको बता दिया, जिसके अंदर क्या क्या बताया हमने। IMEC बता दिया, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बता दिया। ये ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव ये किसका? यूरोप का है। और यूरोप भी एक करीब करीब 300 बिलियन पाउंड का यूरो का निवेश करके ये ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव BRI को काउंटर करने के लिए बना। ये नाम याद रखना, क्योंकि ये तो क्या है, कॉरिडोर आपको याद ही रहते हैं, IMEC और INSTC। ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव भी याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसी के खिलाफ G7 कंट्रीज़ ने एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इसके लिए पार्टनरशिप की। और इसका मुख्य मुद्दा क्या है कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये आप वर्ड याद रखें, बिल्ड बैक बेटर, B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो ये क्या है कि चाइना का जिस प्रकार से निवेश है ना, उसको काउंटर करने के लिए ये दूसरा तरीका अपनाया गया कि भाई आपकी कंट्री में हम निवेश करेंगे लेकिन आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से। ये चीज़ें चाइना नहीं कर रहा है, ठीक है। अब क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इन मुद्दों के? सॉल्यूशन बड़े सिंपल है। सबसे पहले बातचीत, और बातचीत को हम डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट कहते हैं। पहले बातचीत होनी चाहिए, हाई लेवल पर होनी चाहिए। देखो 2020 के अंदर गलवान के अंदर इशू हुआ क्या?
कई टेबल्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई किसके बीच में, इंडियन मिलिट्री और चाइनीज़ मिलिट्री के बीच में। धीरे धीरे चीज़ें सेटल हुई है। जो हमारे बीच में दोनों के बीच में टेंशन थी, दोनों की सेनाएं एक दूसरे के सामने थी, तो वो थोड़ा थोड़ा एक सॉल्यूशन निकला है। और ये कैसे होता है, ये डिप्लोमेटिक तरीके से ही होता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या कहते हैं कि आप दोनों आपस में बात कर रहे हो, बात करके बोलते हो हम ऐसा करेंगे, आप ऐसा करेंगे, एक दूसरे में विश्वास को दिखाना और ऐसे काम करना जिसमें विश्वास ना टूटे। ठीक है। दूसरा, बॉर्डर के ऊपर एक एग्रीमेंट था, ये साल 1993 के अंदर साइन हुआ था कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट। कौन सा था, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। और ये हमने किसके साथ साइन किया था, चाइना के साथ। अब इसको दोबारा से एक बार रिव्यू करके और अच्छे से बनाना चाहिए ताकि हम आने वाले निकट भविष्य में 20 साल 25 साल की शांति दोबारा देख सकें। चाइना इसके अंदर कुछ ना कुछ हिंड्रेंस क्रिएट करा, लेकिन भारत चाहता है कि जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट है जो इतने सालों तक सही चला, उसको हमें दोबारा एस्टेब्लिश करना चाहिए। एक्चुअली हमारा ध्यान अगर बॉर्डर पे होगा तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आप समझ गए। इकोनॉमिक कॉपरेशन आप जानते हैं कि चाइना और भारत का जो दोनों का बायलैटरल व्यापार है वो करीब करीब 118 से 120 यूएस बिलियन डॉलर है। अब इस व्यापार की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसमें मुख्य रूप से जो निर्यात होता है ना वो चाइना से होता है। भारत हमेशा आयातित रहा है, हमारे यहाँ से निर्यात चाइना में बहुत कम है। एक तो क्या है कि हाँ वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और सर्विस सेक्टर जिसमें हम महान हैं उसमें वो थोड़ा इन्वॉल्व होने देता नहीं है, और हमारे कुछ डिपेंडेंस भी है सेक्टर चाइना के ऊपर। तो जैसे आत्मनिर्भर भारत PLI स्कीम वगैरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके वो इसीलिए लाई कि हमारी जो चाइना के ऊपर निर्भरता है वो धीरे धीरे कम हो जाए। ठीक है, ये इकोनॉमिक कॉपरेशन एक तरीका होता है जिसके माध्यम से क्या होता है कि बाकी चीज़ें पीछे रह जाती है। आखिर पाकिस्तान और भारत के बीच में मुख्य जड़ यही है कि हमारे आर्थिक हित एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ही नहीं हैं। जब हमारे आर्थिक हित जुड़ेंगे तभी ये कश्मीर जैसे मसले हैं वो धीरे धीरे नीचे लाए डाउन। दूसरा, कई बार देखा गया, जैसे नेपाल का मसला देता हूँ आपको, कि नेपाल के अंदर डेवलपमेंट की बात आई तो वहाँ भारत और चाइना एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं। जबकि एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि किसी तीसरे राष्ट्र के अंदर 1+2 का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। जैसे भूटान के अंदर मान लो डेवलपमेंट काम करना है या नेपाल के अंदर काम करना है, तो वहाँ पर भारत भी आए और चाइना भी आए, तो 1+2 भी एक सॉल्यूशन हो सकता है जिसके माध्यम से तीसरी कंट्री के अंदर निवेश हो। और जो जैसे मालदीव है, उसके बाद म्यांमार है, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, तो ये चीज़ भी एक सॉल्यूशन है। हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की मेजर की बात कर ली, सिविलियन और मिलिट्री दोनों। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, कल्चरल एक्सचेंज, हमारा बुद्धिज़्म को लेकर के बहुत पुराने रिश्ते हैं हमारे, तो उसको लेकर के, और तिब्बत को लेके आप जानते हैं किस प्रकार से हमने जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, दलाई लामा के जो वंशज हैं, उनके जो क्षेत्र के लोग हैं, उनको हमने शरण दी है हिमाचल प्रदेश में, और धर्मशाला एक तरह से उनकी कैपिटल भी कही जाती है। तो ये जो कल्चरल एक्सचेंज हमने किया है ना, इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, और पीछे वाले जो पुराने मैटर्स थे उन मैटर्स को ठंडा होने की ज़रूरत है। इसके बाद हमें क्या है कि हमारे कुछ ऐसी संस्थाएं बनानी चाहिए, ऐसे फोरम बनाने चाहिए, वहाँ पे हम दोनों अपने बायलैटरल इश्यूज़ लेके जाएं और उसका समाधान निकालें। ये कुछ सॉल्यूशन। इसके बाद साउथ एशिया के बारे में बात करी हमने, पिछली बार देखा किस प्रकार से पैसिफिक ओशन पे 10 नंबर का सवाल आ गया था, तो ये डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है, इसलिए हमने साउथ एशिया को कवर किया कि इश्यूज़ क्या चल रहे हैं। तो क्या जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इशू। जियोपॉलिटिक्स का मतलब होता है वहाँ की ज्योग्राफी और वहाँ की राजनीति, उन दोनों को मिलकर किस प्रकार के मुद्दे बनते। साउथ एशिया मैप में कहाँ है, आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। ये मैं कई बार आपको हमारी इन्हीं 3-4 क्लासेस के अंदर हम कर चुके हैं, IR में तो हम इसको डिटेल में कर चुके हैं, तो प्लीज़ मैप को बड़ा ध्यान से रखें। अब साउथ एशिया के अंदर सबसे बड़ी पावर कौन सी है, इंडिया है, हम जानते हैं, और हमारी जो नेबरहुड पॉलिसी है उसके हिसाब से हमें एक बड़ी कंट्री होते हुए बड़ा दिल रखना चाहिए और हमें सहयोग का काम करना चाहिए। आगे देखिए, अब साउथ एशिया के अंदर इशू क्या है। सबसे बड़ा तो टेररिज्म का सिक्योरिटी कंसर्न है। एक तो ये हो गया, टेररिज्म का इशू है। टेररिज्म के बाद एक यहाँ पे हमारा ह्यूमैनिटेरियन माइग्रेशन, जैसे रोहिंग्यास की समस्या आ गई। ये जो एक माइग्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस माइग्रेशन में इलीगल माइग्रेशन और ज़्यादा बड़ी समस्या है, जिसका उदाहरण आप रोहिंग्या के रूप में दे सकते हैं। भारत के अंदर एस्टेब्लिश हैं, बांग्लादेश में एस्टेब्लिश हैं, और कहाँ कहाँ से आए हैं पता नहीं। आप समझ गए। तो एक तो इलीगल माइग्रेशन है ना, बहुत बड़ी समस्या है। फिर उसके बाद बॉर्डर टेंशन है हमारी, अलग अलग राष्ट्र, पाकिस्तान के साथ हमारी है, चाइना के साथ है, फिर चाइना का और भी कई राष्ट्रों के साथ विवाद चल रहा है, नेपाल के साथ भी उसका समझौता नहीं हुआ है, भारत और श्रीलंका का चल रहा है, जैसे कच्ची द्वीप है उसको लेकर के चल रहा है।
ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का चल रहा है। तो ये जो साउथ एशिया है इसके अंदर बॉर्डर का इशू बड़ा वो है। टेररिज्म तो है ही है, हम जानते हैं किस प्रकार से। नेबरहुड की राइवलरी, एक दूसरे जो पड़ोसी देश हैं उनकी आपस में बनती नहीं है। चाइना का इन्फ्लुएंस, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आप पूछ ही नहीं रहे दूसरे कंट्री को और आप कॉरिडोर बना रहे हो। ठीक है, दूसरा क्या है कि कुछ कंट्रीज अच्छा काम कर रही है, कुछ बहुत पुअर है, जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। तो आपस में इकोनॉमिक जो बैलेंस है ना वो बड़ा ख़राब है। अब जो साथ की कंट्रियाँ होती है, थोड़ा ऊपर नीचे होती है ना, उनसे ट्रेड होना आसान है, लेकिन एक ऊपर हो एक नीचे हो तो फिर बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। अब साउथ एशिया के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, इसके बारे में मैंने डिटेल में बात करी थी। हमने कहा था क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, इकोनॉमी ग्रोथ हो सकती है, रीजनल कनेक्टिविटी सुधार सकते हैं, और ऐसे प्रयास सार्क और बीमस्टेक जैसी संस्थाओं ने किए भी थे। ठीक है, जैसे मोटरवे बनाने का हमने प्रयास किया था, पावर ग्रिड है जो हम बिजली का आयात निर्यात करते हैं एक दूसरे को, तो उसके लिए हम काम कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट पावर हमारी बड़ी अच्छी, क्योंकि हमारा कल्चर है, क्रिकेट डिप्लोमेसी है। ये सारी कंट्रीज़, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल भी, तो ये सारी कंट्री क्रिकेट भी अच्छा खेलती है। तो एक क्रिकेट डिप्लोमेसी भी सॉफ्ट पावर का हिस्सा होता है। फिर हमारा जो इंडस्ट्री है बॉलीवुड की उसके अंदर, और फिर आपका जो हमारे पाकिस्तान से सिंगर आते हैं, पोएट आते हैं, म्यूजिशियन आते हैं, कलाकार आते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक अच्छा एक हमारा आपस में इंटीग्रेशन कर सकती है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट करती है। एनर्जी का क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, डिप्लोमेसी को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। काउंटर टेररिज्म, अगर पाकिस्तान कुछ आगे बढ़ता है तो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो सकता है। और पर्यावरण प्रदूषण को, पर इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि साउथ एशिया एक वल्नरेबल रीजन है। ठीक है, क्योंकि हमारा फ्रेगाइल इकोसिस्टम है, हमारे यहाँ पे हिमालय अभी भी ग्रोथ कर रहा है, हमारे यहाँ पे लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम्स है, फ्लड्स की प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में आप देखो किस प्रकार से फ्लड आई, मतलब उसने पाकिस्तान को कितने साल पीछे धकेल दिया। ये चीज़ें दिखाती है कि कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। अब कोविड जैसी चीज़ों के अंदर आप देखा किस प्रकार से कौन सी कंट्री किसी से इम्यून रही, नहीं रही। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें और अलर्ट होने की ज़रूरत है। ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर हम कॉपरेशन आपस में कर सकते हैं। अब रशिया और यूक्रेन वॉर के बाद एक क्या है कि कुछ साउथ एशिया के अंदर कुछ दरारें देखने को मिली, ये एक बताया है। और ये दरारें कैसे देखने को मिली, अब क्या पोलराइजेशन हो रहा है, कुछ रशिया के सपोर्ट में जा रहे हैं, कुछ यूक्रेन के सपोर्ट में जा रहे हैं। तो ये पोलराइजेशन है ना, इस पोलराइजेशन को आज फिर से नॉन अलाइन मूवमेंट जैसे वाक्यांशों की जरूरत है, ताकि क्या है कि हम हमारे डेवलपमेंट के पाथ पे काम करें, दूसरे ना करें। अब हो क्या रहा है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो राष्ट्र है ना, ये तो यूनाइटेड नेशन के अंदर रशिया के खिलाफ कोई वोट ही नहीं कर रहे हैं। इंडिया ने कोई वोट नहीं किया अभी तक, ना बांग्लादेश ने किया, ना पाकिस्तान ने किया, ना श्रीलंका ने किया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत तो चलो अपना उसका अलग हित है, अब पाकिस्तान वही करेगा जो चाइना कहेगा, और चाइना बिल्कुल रशिया का दोस्त है, तो चाइना की हिम्मत नहीं है कि वो जाकर उसके खिलाफ कोई वोटिंग कर दे। सेम बांग्लादेश श्रीलंका के खिलाफ है, क्योंकि उसके रिश्ते भी चाइना के साथ अच्छे हैं। ठीक है, जबकि कुछ कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने रशिया के खिलाफ वोट किया है, उसमें नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, अफगानिस्तान है। तो आप समझिए हम यहाँ पे बढ़ चुके हैं, और जब बटे हुए होते हैं दुनिया आसानी से और बांट देती है। इसीलिए एकत्र रहने की जरूरत है। ये साउथ एशिया के कुछ इश्यूज थे, मैंने डिस्कस कर लिए। कचितेवु द्वीप, कहीं एग्जाम में 2 मार्क और 5 मार्क क्वेश्चन ना, इसलिए इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। ये कचितेवु द्वीप का मैप है, ये हमारा रामेश्वरम है, धनुषकोडी हमारा लास्ट पॉइंट है, और यहाँ से बहुत नज़दीक हमारा श्रीलंका, बहुत नज़दीक। ठीक है, यहाँ तक हमारी रेल की लाइन है, पम्बन ब्रिज जिसको बोलते हैं, वो निकलता है रामेश्वरम, और रामेश्वरम से धनुषकोडी, जो कि लास्ट लैंड कनेक्टिविटी टूवर्ड्स श्रीलंका, और यहीं से कहते हैं कि श्री राम ने ब्रिज बनाया था। अब कचितेवु द्वीप, एक्चुअली हम इस द्वीप को 1974 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हम इसको श्रीलंका को दे चुके थे। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट आपस में बीच में हमने कोशिश करी, तो वो बोले कि हमारा हिस्सा है, तो भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए दे दिया। अब हो क्या रहा है कि इस आइलैंड के आसपास ना, यहाँ पे फिशरी बड़ी अच्छी है, यहाँ की मछली उत्पादन बहुत होता है। और ट्रेडिशनली होता क्या था, श्रीलंका के भी आते थे, भारत के मछुआरे भी जाते, और ये मछुआरे जाकर के वहाँ से मछलियाँ पकड़ते और अपना जीवन यापन चलाते। अब आप जानते हैं कि इसके अंदर भी कई टेक्नोलॉजी आ गई, बड़े बड़े क्रॉलर्स आ गए, ट्रेलर्स आ गए, वो जाते हैं एक साथ और मछलियों को एक बल्क क्वांटिटी में पकड़ते हैं। अब उससे हो क्या रहा है कि देखो, फिशरी मछली पालन भी ऐसा है ना, अंडे डेवलप होंगे और मछलियाँ बनती है, ऐसा है। परंतु जो क्रॉलर्स वगैरह बड़ी बड़े ट्रेलर जा रहे हैं ना, उस ट्रेलर से क्या हो रहा है कि जो उनके बच्चे, मतलब कि जो उनका प्रजनन क्षेत्र है वो हैम्पर हो रहा है। अब प्रजनन क्षेत्र के हैम्पर होने से क्या हो रहा है कि जो उसका इकोसिस्टम है वो भी प्रभावित हो रहा है। मछलियाँ, जो लोग आम वहाँ के जो नागरिक है जिनका जीवन उसके ऊपर टिका हुआ है, उनकी संख्याओं में गिरावट हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ये समस्याएं काफ़ी क्रिटिकल हो गई है, दोनों ही कंट्री इसका विरोध कर रही थी। अब हालांकि इन क्रॉलर्स को, ट्रेलर्स को रोकना बहुत मुश्किल काम है। तब तमिलनाडु जो हमारा एक सबसे क्लोज हिस्सा है, किससे,
आपके श्रीलंका से, और आप एथनिक रिलेशन भी है, क्यों है कि हमारे यहाँ पे तमिल्स रहते हैं, श्रीलंका के अंदर भी जाफना वाले एरिया में तमिल्स रहते हैं। तो ये जो तमिल पीपल हैं ये चाहते हैं कि जो भी हमारे चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के, उन्होंने बीच में अनाउंसमेंट किया था कि हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो कच्छित द्वीप है इसको वापस लिया जाए चाइना श्रीलंका से। तो ये इस कारण चर्चा में था, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, हवा में ना रहें कि कहाँ था क्या था, इसको मैं लिख। फिर एक और टेरिटरी चर्चा में थी जिसको बोलते हैं BIOT, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। कुछ नहीं है, नाम में कुछ नहीं रखा, इंडियन ओशन में है इसलिए और ब्रिटिश के पास है इसलिए। तो यहाँ आप देखो दो टेरिटरी है, एक तो ये हो गई आपको और एक टेरिटरी आपका ये हो गया, ठीक है। ये जो डियोगो गार्सिया है ये तो किसके पास है, USA के पास में। और ये चागोस आर्किपेलागो के आसपास का जो क्षेत्र है ये किसके पास है, ब्रिटेन के पास में। और ये दोनों है कहाँ, इंडिया का मैप देखा आपने, यहाँ पे नहीं दिख रहा। यदि मैं साउथ इंडिया का मैप बनाऊँ, पेनिनसुला इंडिया का, तो यहाँ इंडियन ओशन के अंदर नीचे आपको ये टेरिटरीज मिलेगी, मालदीव से काफ़ी डाउन साउथ में। अब USA का नेवल बेस है यहाँ पे डियोगो गार्सिया के अंदर, और ब्रिटेन का यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन ओशन की टेरिटरी है, क्योंकि ये वहाँ से बहुत दूर है तो यहाँ उसकी नेवी रहती है। अब हुआ क्या कि गए कौन, फिशरमैन जाएंगे, और फिशरमैन कौन से जाएंगे, भारत श्रीलंका इनके ही जाएंगे, और इन फिशरमैन को वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। अब अरेस्ट कर लिया इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो चीज़ें हैं ना, लोकेशन, मैप बेस्ड लोकेशन है, कहीं ये एग्जाम में आ जाए तो हम उसको टैकल कर सकें। तो आपके दिमाग में होना चाहिए ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी कहाँ है, ठीक है। चर्चा में क्यों थी, वो तो फिशरमैन को अरेस्ट किया, वो एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये किसकी है, UK की टेरिटरी है। अगर चला ये अपना डियोगो गार्सिया आ जाए तो US नेवी का बहुत बड़ा बेस है ये इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना। और ये जो है ये कहाँ पे है, तो ये चागोस आर्किपेलागो है, इसके नज़दीक में है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है और इससे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। अब इसके बाद आता है साउथ ईस्ट एशिया। हमने साउथ एशिया बात कर लिया। साउथ ईस्ट एशिया जैसे मैंने आपको क्लियरली नाम बताया था, एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, क्लियर है। तो ये आपका कौन सा रीजन हो गया, ये दिख रहा मैप के अंदर क्लियरली, ये आपका साउथ ईस्ट एशिया हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि पहली बात तो 2-3 आइलैंड्स है, एक पार्सल आइलैंड है, एक आपके स्कॉर्बेरो है, स्पार्टली है। इन आइलैंड के ऊपर अलग अलग कंट्रीज अपना अलग अलग क्षेत्र अधिकार बता रही है, जिसके अंदर सबसे पहले चाइना बोलता है ये सारे मेरे, ताइवान बोलता है ये मेरे, फिलीपाइंस बोलता है ये दोनों मेरे, आप समझ गए। वियतनाम बोल रहा है कि ये भी मेरा, यही मेरा। तो बहुत सारी कंट्रीज, अगर आपको मैप याद है इस एरिया का, इस मैप से आप ये समझते हैं कि जो कंट्री जहाँ नज़दीक है वो उस पर अपना क्लेम कर रही है, अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। अब पार्सल आइलैंड सबसे नॉर्थ में, चाइना बोलता है मेरा, ताइवान बोलता है कि मेरा, फिलीपींस बोलता है मेरा, और वियतनाम बोलता है मेरा। सब अपने अपने अधिकार दिखा रहे हैं, बोले मेरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। सेम स्कार्बरो के लिए भी यही है, फिलीपींस भी दिखाता है, ताइवान भी दिखाता है, चाइना सब पे बोलता है। और ऐसे ही ऐसे जो स्पार्टले आइलैंड है उसके ऊपर वियतनाम भी क्लेम करता है, फिलीपींस भी क्लेम करता है, ब्रुनेई करता है, और चाइना तो करता ही करता है। तो ये चीज़ें दिखाती है कि यहाँ पर साउथ चाइना सी के अंदर बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन है। ऑलरेडी ताइवान और चाइना को लेकर के क्रिटिकल रिलेशन चल रहे हैं। और आप देखे हैं कि पिछले साल जो US हाउस की स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, वो उन्होंने वहाँ जाके विजिट की थी, सिचुएशन काफ़ी टेंस हो गए थे, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ताइवान और चाइना के रिलेशन बिल्कुल अच्छे नहीं, परंतु ताइवान के ऊपर चाइना की इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ताइवान का बहुत बड़ा रोल है। इस कारण डायरेक्टली चाइना कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा है। हो गई क्लियर बातें। अब आपको एक चीज़ और समझनी होगी, यहाँ पे एक 9 डैश लाइन है, ये दिख रही है, अगर आपको 9 बनी, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको, 1 सेकेंड, ये दिख रहा है आपको, ये है 9 डैश लाइन। और इस 9 डैश लाइन पे चाइना बोलता है कि इस 9 डैश लाइन के अंदर का जितना एरिया है वो किसका है, हमारा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 9 डैश लाइन कौन सी है, और 9 डैश लाइन के अंदर के एरिया को कौन अपना अधिकार दिखा, चाइना। इसका संपूर्ण विश्व विरोध कर रहा है, और कुछ ऐसी ही हरकतें चीन के कारण, जिस कारण से हमें ये देखने को मिला कि जो इंडो पैसिफिक का सिद्धांत आया ना, इंडो पैसिफिक एक टर्म यूज़ में आई, वो इसी कारण से आई, जिसके अंदर उसके बाद क्वाड जिसकी मिलिटराइजेशन की बात चल रही है वो भी इसी कारण से है, ऑकस की बात चल रही है ना, ये ऑकस की घटनाएं भी इसी कारण से आई। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि ये ये जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पे कुछ ये जियोपॉलिटिकल चीज़ चलती। चाइना के क्लेम मैंने आपको सारे बता दिए। अब डिस्प्यूट क्यों है, पहली बात तो ये आइलैंड है, इन आइलैंड का क्या है कि निर्माण और विघटन होता रहता है, और चाइना क्या कर रहा है, इसको आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है। तो एक तो वो रीज़न है जिस कारण से और क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है।
तो ये रीजंस हमने बात कर ली, जो मुख्य तौर पर हम बात कर रहे थे वही रीजंस हैं क्या कि ये क्यों डिस्प्यूट्स हैं। क्योंकि आइलैंड्स हैं वो जिस कंट्री के नज़दीक होते हैं, जिसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है उसके ऊपर। लेकिन चाइना क्या अपने एंसेस्टर हिस्ट्री निकाल के ला रहा है। और दूसरा, जब आप आर्टिफिशियल आइलैंड ही बनाने लग जाओगे, अपना मिलिट्री टेक ओवर कर लोगे, तब चीज़ें वैसी रहती नहीं हैं। तो यही मेन रीज़न है जिस कारण से ये इश्यूज चल रहे हैं। अब यूएसए क्या कहता है? यूएसए का मेन एक ही कहना है कि आपको इंटरनेशनल लॉ को यूज़ करना है, और यदि आप इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक करोगे तो हम इंटरफेयरिंग करेंगे। और ऐसा देखने को मिला है कि यूएसए की जो नेवी के शिप्स हैं और जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो भी साउथ चाइना सी के अंदर एंटर हुए। इंडिया इन सब चीज़ों से दूर रह रहा है, और इंडिया कह रहा है कि हमें जो यूएन क्लॉज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑन सी, बोला ओपन सी का अधिकार सबका है, तो उसी प्रकार से होना चाहिए। जिस राष्ट्र का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो उसी में काम करेगा, क्योंकि भारत अपने रिश्ते इस तरफ बिगाड़ना नहीं चाहता। बोला ये मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब कि मेरे क्षेत्र से बाहर का मुद्दा है, तो भारत इसमें ज़्यादा अपने कमेंट्स नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि चाइना अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देख रहा है, और इस कारण से वो एक्सपांशन की पॉलिसी अपना रहा है, और उसका असर कहीं ना कहीं भारत की बॉर्डर पर भी दिखता है। तो अब क्या किया है इंडिया ने? चाइना को प्रेशर करने के लिए भारत भी इन मुद्दों को कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्टेज पे डिप्लोमेटिक प्रेशर चाइना को बढ़ाने के लिए इनको छेड़ रहा है। ये एक मुख्य भारत का स्टैंड क्या है वो चीज़ है। फिर नागोर्नो काराबाख एक रीज़न है। अजरबैजान और आर्मेनिया, ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट था। ये दोनों आप जानते हैं कि ब्लैक सी और आपके कैस्पियन सी, उन दोनों के बीच में लोकेटेड है। अजरबैजान की जो सिटी है बाकू, वो कैस्पियन के अंदर है। बहुत बड़ा एक ऑयल रिफाइनरी है बाकू में। तो अजरबैजान आर्मेनिया के बीच में डिस्प्यूट चला था एथनिक क्लैन से, मतलब कि बहुत पुराना इनका ये एक टेरिटरी को लेकर के है। वहाँ पे क्या है, ये एक्चुअल टेरिटरी किसके पास थी? अजरबैजान के पास। और वहाँ पे जो लोग थे वो आर्मेनियन थे। तो इस कारण से ये काफ़ी पुराना डिस्प्यूट है। लेकिन ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी है कि नागोर्नो काराबाख रीजन कहाँ है। ठीक है, 2 मार्कर में ऐसे सवाल आ सकते हैं। ये रीज़न देखो आप, नागोर्नो काराबाख कहाँ पे ये, और मैं आपको बताया था कि ये अजरबैजान हो गया, ये आर्मेनिया हो गया। इसके इस तरफ आपका कौन सा है? कैस्पियन सी है, और कैस्पियन सी के अंदर ये अजरबैजान की बाउंड्री है वो टच होती है, तो उसकी लोकेशन भी आपको समझनी होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दक्कम पोर्ट, दक्कम पोर्ट जो है आपका ओमान कंट्री है। ओमान आप जानते हैं कहाँ? ये रहा ओमान। अगर आप मैप ड्रॉ करें, ये रहा देखिए, तो ये जो आपको कंट्री दिख रही वो ओमान है। और अरेबियन सी के इस तरफ हमारा जो ये गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान की खाड़ी है, यहाँ पे दक्कम पोर्ट है। तो दक्कम पोर्ट पर अभी रिसेंटली इंडिया ने वहाँ पर अपना एक मिलिट्री बेस बनाने का प्रयास किया है, और हमारा एग्रीमेंट भी हुआ है। और ये इसलिए हुआ है कि इससे आसपास का क्षेत्र है ना, वहाँ पे चाइना काफ़ी एक्टिव है। तो दक्कम पोर्ट कहाँ पे है? दक्कम पोर्ट ओमान के पास है, और इंडिया वहाँ पे मिलिट्री बेस बनाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। डन। चाबार पोर्ट, हम ऑलरेडी इसको बड़े अच्छे से डिटेल में कवर कर चुके हैं। 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है ईरान और चाइना के साथ में, ईरान और इंडिया के साथ में। यूएसए ने इसका विरोध किया है। भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इस चाबार पोर्ट के माध्यम से भारत अपने जो नेटवर्क है ट्रेड रूट से उसको कहाँ ले जा सकता है? उसको सेंट्रल एशिया ले जा सकता है, अफगानिस्तान पहुंच सकता है, हमने जहाँ ऑलरेडी बहुत सारा डेवलपमेंट का काम किया है, और इसी के रास्ते हम सेंट्रल एशिया और यूरोप भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन एक इंपॉर्टेंट रूट है। दूसरा, जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, जिसके ऊपर चाइना का काफ़ी एग्रेशन है, वो वहाँ को किस प्रकार से यूज़ करना हम नहीं जानते। तो जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स की थ्योरी है उसको काउंटर करने के लिए ग्वादर पोर्ट के अगेंस्ट में हमारा चाबार पोर्ट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस कारण से इस पर काम चल रहा है। कितने पैसे खर्च हुए, क्या है, क्या एग्रीमेंट है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, सवाल नहीं आएगा। सवाल किस चीज़ पे आएगा? चाबार पोर्ट और इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर। इंपॉर्टेंस आप मैप दिखा के ऐसे दिखा दोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब इजराइल और फ़लस्तीन का इशू, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो देखो, सबसे पहली बात तो इजराइल यूनाइटेड नेशन के अंदर एक राष्ट्र है। फ़लस्तीन को एक राष्ट्र का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। इसको लेकर के अभी रिसेंटली वोटिंग हुई थी। पहले यूएसए ने वीटो लगा दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि करीब करीब 124 राष्ट्रों ने सपोर्ट किया था और फ़लस्तीन को राज्य के दर्जे की मांग की। लेकिन वो जो डिस्कशन हुआ वो हुआ यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर। और आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर जो भी बातें होती है तो उसका इतना महत्व है नहीं जब तक कि सिक्योरिटी काउंसिल से वो चीज़ें पारित ना हो। और सिक्योरिटी काउंसिल में पारित होगी नहीं, क्योंकि इजराइल का सपोर्ट करने के लिए हमेशा कौन तैयार है? यूएसए। इस कारण से फ़लस्तीन को यूनाइटेड नेशन के अंदर एक ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा आज की तारीख में प्राप्त है, वो एक मेंबर नहीं है। सबसे पहली बात ये, इजराइल और फ़लस्तीन का जो विवाद है बहुत पुराना है
और ये विवाद उसी टाइम का 1947-48 का है, क्योंकि 1947 के आसपास ये इसको टेरिटरी दी गई थी इसराइल को, और वहाँ पे इसराइल ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, अब इसका इतिहास क्या है कि वर्ल्ड वॉर वन 1914 से लेकर 1918 में चला था, आप जानते हैं। इस वर्ल्ड वॉर वन के अंदर जो फाइनेंशियल हेल्प मिली थी इंग्लैंड को, उसके बाद यूएसए से, तो ये जो हेल्प मिली थी ना, वो एक ज्यूइश करके कम्युनिटी है, इस ज्यूइश कम्युनिटी से इनको हेल्प मिली थी, और ज्यूइश लोगों का ही एक राष्ट्र इसराइल है। इन ज्यूइश लोगों ने जो अपना पैसा सहयोग दिया, और ये बड़े अच्छे इंटेलिजेंट लोग होते हैं, इनके साइंटिफिक कम्युनिटी आपको मिलेगी, मिलिट्री के अंदर इनकी पावरफुल मिलेगी, पॉलिटिकल लीडर्स मिलेंगे, पैसा इनके पास बहुत होता है। तो ये जो ज्यूइश लोग हैं, इन लोगों ने जिस प्रकार से सहयोग किया, तो इनके साथ इंग्लैंड और यूएसए ने एक प्रॉमिस किया था कि हम आप, लेकिन इनके पास कोई लैंड नहीं थी, तो बोला हम आपको एक कोई ना कोई लैंड प्रोवाइड करेंगे, आपको एक नेशन स्टेट बनाने के लिए कोई ना कोई जगह देंगे। तो एक बालफोर डिक्लेरेशन हुआ था 1917 में, और इसके तहत तय किया गया कि हम जूइश लोगों को उनके लिए एक स्टेट बनाया जाएगा इसराइल, और उसके लिए हम उनको लैंड देंगे जो उनकी खुद की होगी। अब ये मानते हैं कि जो इनकी उत्पत्ति थी वो कहाँ से थी, जेरूसलम से, तो लैंड इनको यहीं चाहिए थी। और यहाँ पे इस क्षेत्र में ब्रिटेन का आधिपत्य था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे उससे पहले कॉलोनीज भी थी। तो यहाँ पे क्या किया, इंग्लैंड ने उसको वो टेरिटरी दे दी, धीरे धीरे वहाँ पे एक टेरिटरी तो दे दी, उनको एक हिस्सा दिया गया, दूसरी तरफ पैलेस्टीनियन लोग रहते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे इन लोगों ने एग्रेशन दिखाया और वहाँ पे काफ़ी बड़े क्षेत्र को कब्जा कर लिया। ठीक है, और उसके बाद 1947 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसराइल के लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन आया, और जिस कारण से इसराइल और पैलेस्टीन की टेरिटरी जो फाइनल हो गई। ठीक है, और उसके बाद इसराइल ने 1948 में अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। जैसे ही इसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, अरब के जो राष्ट्र थे वो आ गए, बोला तुम तो यहाँ रहने के लिए आए थे और तुमने फलस्तीन को हटा दिया और खुद रहने लगे। तो फिर कई वॉर चले, 6 डे वॉर हुआ, इंतफादा हुआ। तो ये जो वॉर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर आपको सवाल नहीं आएगा। बालफोर डिक्लेरेशन पता होना चाहिए आपको बिल्कुल, रेजोल्यूशन 181 भी आपको पता होना चाहिए, और 1948 के अंदर इसराइल बना था तब से। अब तब से ही क्या है, इसराइल का एक्सपांशन जारी है, पैलेस्टीनियन टेरिटरी को वो ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसके अंदर गाजा बैंक है, वेस्ट बैंक है, गाजा स्ट्रिप है। तो इनकी जो लोकेशन है ना, वो आपको पता होनी चाहिए मैप में। जैसे अगर आपको ये दिख रहा है, तो ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है, ये गाजा स्ट्रिप है, ये जो क्षेत्र है वेस्ट बैंक है। एक समय था कि इसराइल के पास केवल 15% टेरिटरी थी, जबकि आज केवल 15% टेरिटरी किसके पास रह गई, फलस्तीन के पास। तो किस प्रकार से उल्टा हुआ आप ये देखो। साल 2017 के अंदर जेरूसलम तो क्या है कि यूनाइटेड नेशन के अंडर में है, क्योंकि वो विश्व के 3 बड़े रिलीजन है ना, उसकी उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। लेकिन अभी यूएसए ने क्या किया कि जो अपनी जो कहते हैं ना एक डिप्लोमेटिक कैपिटल बनाते हैं ना, कि भाई हम ये मानते हैं कि इस राष्ट्र की ये कैपिटल है, तो उन्होंने जेरूसलम को कैपिटल डिक्लेयर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे। तो इसके बाद से चीज़ें और क्रिटिकल हो गई। फिर अल अस्का मॉस्क है, उसके ऊपर अटैक हो गया। फिर फाइनली अक्टूबर 7 को हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कहाँ है, गाजा स्ट्रिप में एक्टिव है, उसने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, और उसके बाद इसराइल ने मिलिट्री एक्शन लिया। जो करंट में न्यूज़ है हम सब ने उसको डिटेल में कवर किया है, दैट इज़ इनफ। इसको और डिटेल में देखना है तो आईआर वाली क्लासेस में जाके उसको देख लें, उसको बिल्कुल टिल डेट तक चीज़ों को क्लियर किया गया। अब 2 स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर सवाल आ सकता है, यूपीएससी में ऑलरेडी सवाल आ चुका है। 2 स्टेट सॉल्यूशन यही है, इस थ्योरी के हिसाब से 2 राष्ट्र बनेंगे, एक पैलेस्टीनियन स्टेट और एक इसराइल। लेकिन क्या हो रहा है कि टेरिटरीज एक दूसरे के, इसराइल इसमें एग्री नहीं कर रहा, वो बोल रहा है कि नहीं, हम पैलेस्टीनियन को कोई अपने यहाँ से लैंड नहीं देंगे। ये एक्चुअल जो मिलिट्री ऑपरेशन चलाया भी गया इसलिए गया कि जितना हो सकता है लैंड को अपने पास ऑक्यूपाई कर लो, क्योंकि इसराइल एक ऐसा राष्ट्र किसी कहने से भी वापस नहीं देगा। ठीक है, अब इस 2 स्टेट सॉल्यूशन में दिक्कत क्या है, एक तो इसराइल खुद तैयार नहीं है, उसके बाद इसके अंदर इतने सेटलर्स आ सके हैं, मतलब जो ज्यूस लोग हैं ना बाहर से, इतने सारे लोग आ रखे हैं, करीब करीब 7 लाख जूइश सेटलर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आके कहाँ बस गए, ईस्ट जेरूसलम बस गए। तो उन सेटलर्स को वहाँ से निकाल के अलग करना बहुत मुश्किल है। अब वो एक पॉलिटिकल वॉइस बन गई है भाई, अब वोटर हैं वो, अब वोटर आपको पता है किसी भी राष्ट्र में आंतरिक मुद्दों पर राजनीति बहुत जरूरी है, तो वोटर को कोई नहीं हटा सकता। ठीक है, फिर जेरूसलम को लेकर विवाद है, मैंने कहा यूनाइटेड नेशन के पास है, 3 राष्ट्रों की ये कैपिटल है। ठीक है, अब इसके बाद इंडिया का क्या पक्ष है, मैंने आपको बीच में बताया था कि इंडिया डी हाइफनेशन की पॉलिसी अपनाता है, वो इसराइल को भी सपोर्ट करता है, पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करता है। हमने इसराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन पैलेस्टीन को हमारा पूरा सपोर्ट है।
इंडिया टू स्टेट सॉल्यूशन के फेवर में है। इंडिया ये कहता है कि दोनों राष्ट्रों का वहाँ पे निर्माण होकर के वहाँ पैलेस्टीन तो था ही, लेकिन दोनों को अपनी अपनी जगह मिल जाए। अब डी आइफनेशन की पॉलिसी में क्या है कि इसराइल से हमारे व्यापारिक हित भी हैं। आप जानते हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में, डिफेंस में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में हम इसराइल की हेल्प लेते हैं। तो वहाँ पर इंडिया इसराइल से जब रिश्ते अपने बनाता है उस वक्त वो पैलेस्टीन को साइड करके बात करता है, और जब पैलेस्टीनियन से इंडिया के रिश्ते बनते हैं तो वो इसराइल के रिश्ते अलग रहते हैं। इसी को डी हाइफनेशन की पॉलिसी कहते हैं, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये हुई चर्चा हमारे इसकी बात। तो इसके बाद का एक ही टॉपिक रहता है इसराइल और ईरान का युद्ध, जो इसके बाद स्टार्ट हुआ। चलो इसको भी कर ही लेते हैं, क्योंकि लास्ट टॉपिक है आईआर का, फिर हमारा आईआर का पोर्शन खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो जाएगा वीडियो, प्लीज़ बियर अस। अब हुआ क्या, हमास ने किया अटैक, और हमास को सपोर्ट कौन करता है? ईरान। और ईरान और इसराइल इन दोनों का तो हमेशा से ही द्वंद्व चलता है, क्योंकि ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, इसराइल एक जूस कंट्री। तो पहले से इनके बीच में लड़ाइयाँ तो चलती आई है। अब हुआ क्या कि ईरान के कई पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना उनकी, या मिलिट्री लीडर्स हैं उनकी किलिंग हुई, और इसके लिए ईरान ये मानता है कि इसराइल जिम्मेदार था। मोसाद एक आप जानते हैं कि काफ़ी फेमस इंटेलिजेंस एजेंसी है। अब हुआ क्या, इस कारण से ये ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध छिड़ गया। अब ईरान ने क्या किया कि इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद उम्मीद ये थी कि इसराइल भी रेस्पॉन्स देगा, लेकिन अभी तक इसराइल ने रेस्पॉन्स नहीं दिया है, क्योंकि हो सकता है इससे क्या हो, पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर हालात ख़राब हो जाए। आप दूसरा आपको ये भी समझना होगा कि यूएसए के हित इसमें शामिल हैं। यूएसए इसराइल को प्रेशर कर रहा है कि तुम अटैक नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ईरान एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। आप जानते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का जो ओपेक का ग्रुप है, इसके अंदर ईरान की बहुत बड़ी क्षमता है। तो इससे क्या होगा, जो ऑयल की सप्लाई है वो प्रभावित होगी, रेट्स बढ़ सकती हैं। तो जो कंट्री दुनिया अभी इन्फ्लेशन के अंदर दबी हुई है, ये आगे और समस्या है। अब इसके साथ इसका असर भारत के ऊपर कैसे पड़ सकता है? आप जानते हैं कि भारत के हित ईरान से भी हैं, जैसे चाबार पोर्ट की डील अभी हुई, जबकि ईरान से यूएसए की नहीं बनती, इसराइल की नहीं बनती। तो हमारे लिए चीज़ों को करना मुश्किल होता है। दूसरा, अभी हमने जो कॉरिडोर्स बनाए, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमी कॉरिडोर, अब इसके अंदर आप जानते हैं कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर, जिसके अंदर इसराइल का हाइफा पोर्ट भी है, तो वो इस वॉर के कारण इफेक्ट हो रहा है। तो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर काले बादल छाए हुए हैं। क्लियर है? आपको चीज़ें समझ में आ रही है? इन्फ्लेशन मैंने बता दिया, ये सब होगी। अब कैसे सॉल्यूशन हो सकता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो युद्ध चल रहा है, किसका? हमास का और इसराइल का, पहले वो रुके, और जो साउथ गाजा है उसके अंदर इसराइल अपना अटैक करना बंद कर दे। फिर डायलॉग हो, डिप्लोमेसी हो, और जो ट्रेड है उसको होने दिया जाए, जो ह्यूमैनिटेरियन एड आ रही है उसको होने दिया जाए। उसके बाद ईरान को जो 2015 के अंदर डील हुई थी, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसके अंदर P5 कंट्री जो परमानेंट 5 है, प्लस जर्मनी साथ में था, और ईरान के साथ ये डील हुई थी, जिसके अंदर ये कहा था कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं करेगा और उसके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाए जाएंगे। उन चीज़ों को वापस लाने की ज़रूरत है। इस डील से सीधा ही 2018 के अंदर या 17 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप है, इसने वॉक ओवर कर दिया था। तो आप अपने ही एग्रीमेंट से अगर पीछे खींच जाओगे, फिर आप ईरान से कैसे उम्मीद कर सकते हो? ये कुछ चीज़ें हैं। फिर रीजनल कॉपरेशन की आवश्यकता है, लॉन्ग टर्म के लिए मिडिल ईस्ट के बारे में सोचने की आवश्यकता है, और आपस के रिश्तों को सुधारने की ज़रूरत है। तो ये जो कुछ चीज़ें चल रही है जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमने ऑलरेडी अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर बात कर ली कि अब्राहम अकॉर्ड हुआ था 2021 के अंदर, और उसके बाद में आप देखा किस प्रकार सऊदी अरेबिया ईरान को लाने का प्रयास किया, किसने? चाइना ने। और इसके साथ I2U2 की हमने बात की, जिसको हम ईस्टर्न क्वाड ही बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको और इसमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी हमारे एग्जाम के हिसाब से, और जो कहीं रह गई है उसको हम कवर कर लें। तो यहाँ पर आने के बाद हमारा जो IR का करंट अफेयर का पोर्शन है वो ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये 3 क्लासेस के अंदर IR बहुत जल्दी ख़त्म हो गया आपका। इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए? और दूसरा जो लैंग्वेज का इशू था, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके पास खुद के पास जो जिनके पास बुक्स हैं वो लेके बैठे हैं, हम जब क्लास कर रहे हैं। आई होप आप अपनी हिंदी की बुक्स आपके पास होगी, इंग्लिश की बुक आपके, जो टर्म्स है उसमें लिखी हुई है, आप अपने उन्हीं टर्म्स को आप देखें। हाँ, और उसके बाद क्या होता है ना, आपको तो एग्जाम में वही लिखना है। जिस प्रकार से हमारी ये क्लासेस चल रही है, इसको आप फॉलो करें, एंजॉय करें। कोई सजेशन हो आप ज़रूर दें, और आई विल डेफिनेटली गिव यू फीडबैक, डोंट वरी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट अस। अगर इनिशिएटिव अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, कुछ कमेंट्स करें, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें। वी विल मीट अगेन टुमारो, और हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी क्लास लेंगे, इकॉनमी लेंगे या पॉलिटी लेंगे, और आपके सामने आएंगे। एंड थैंक यू सो मच।